ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट कैसे करते हैं, पहले अगर ये बात कर ले जल्दी से। जो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ होता है उसका एक्सप्रेशन जो पढ़ते हो वो आप ऐसा कुछ पढ़ते हो, like EMF E equals to some maximum value E naught into sine of omega t and some plus phi naught। ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का एक्सप्रेशन पढ़ते हो आप। इसमें E naught क्या है और ओमेगा क्या है, इन सब का अगर मतलब जानना चाहते हो, व्हाट इज E naught, व्हाट इज ओमेगा एंड व्हाट इज phi naught, तो ये कहा जाता है कि ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ तभी प्रोड्यूस होता है जब किसी कॉइल को, a coil is rotated in the magnetic field, Faraday's law यूज करते हैं। A coil rotated in magnetic field at some angular velocity, और उसी एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा कहते हैं। जो यहाँ पर वोल्टेज के एक्सप्रेशन में ओमेगा दिख रहे हो आप, ये ओमेगा बेसिकली किसी कॉइल की एंगुलर वेलोसिटी है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ऐसे मान लें कि हमारे पास कोई एक कॉइल है रेक्टेंगुलर शेप का, और जो इसका नॉर्मल है, मतलब ये सिचुएशन मान लिया जाए टाइम t इक्वल टू 0 पर है, और इस टाइम पर इस कॉइल की जो नॉर्मल लाइन है वो एक मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई एंगल बना रहा है। मैग्नेटिक फील्ड सपोज दैट इसके नॉर्मल से फाई नॉट के एंगल पर है जब टाइम t की वैल्यू 0 है। इनिशियल मोमेंट पर नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल फाई नॉट, वो यहाँ पर आता है फाई नॉट आपका। जो फाई नॉट आप ऑल्टरनेटिंग एक्सप्रेशन में देखते हो, ये फाई नॉट बेसिकली होता है कॉइल के नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल एट टाइम t इक्वल टू 0। और हम ये एज्यूम करने जा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर यूनिफॉर्म, मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन दोनों में ही कांस्टेंट, यूनिफॉर्म, मतलब इसका डायरेक्शन हमेशा यही रहेगा, कभी चेंज नहीं करेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और कभी चेंज नहीं करेगा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, दोनों ही चेंज नहीं करेंगे। और इस कॉइल को हम लोगों ने कुछ ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट किया, और वो ओमेगा जो है, मतलब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो कॉइल की प्लेन में ही रहेगा। कॉइल के प्लेन में ही इसको ओमेगा वेलोसिटी से, और ओमेगा भी कांस्टेंट है। तो कुछ टाइम के बाद, मतलब अगर आप इसको t सेकंड्स के बाद नोटिस करें, ये तो टाइम t इक्वल टू 0 है, t टाइम बाद ये जो कॉइल है वो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो t सेकंड्स के बाद इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इस कॉइल की अपनी एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगी। दैट मींस इसका जो नॉर्मल होगा वो नॉर्मल भी ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा। तो अगर कॉइल ओमेगा से रोटेट करेगा तो करस्पॉन्डिंग नॉर्मल भी आल्सो ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट करेगा, और t सेकंड्स के बाद जो एंगल बनेगा नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच, बिकॉज ऑलरेडी फाई नॉट का एंगल बना हुआ है पहले से ही, इसमें फाई नॉट का एंगल है, और अगर ये नॉर्मल क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड ओमेगा वेलोसिटी से, तो ओमेगा इंटू टी इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा नॉर्मल का, और प्लस इनिशियल एंगल फाई नॉट, ये टोटल एंगल बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्मल के साथ, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, टोटल एंगल ऑफ दिस नॉर्मल विथ मैग्नेटिक फील्ड आफ्टर सम टाइम टी, और cos of this angle and further b multiplied by the area, ये इसका फ्लक्स बन जाएगा BA and cos of angle between this normal and magnetic field after time t। और ये सब कुछ एक टर्म के लिए होगा इसके। तो अगर इस कॉइल में n आइडेंटिकल टर्म्स मानते हैं, तो साथ में n और मल्टीप्लाई करके यहाँ पर टोटल फ्लक्स निकाल सकते हैं इसका। और अब आप फैराडेज लॉ यूज करें, फैराडेज लॉ के हिसाब से ईएमएफ नेगेटिव ऑफ इसका डेरिवेटिव माइनस टाइम्स डी बाई डी टी ऑफ द फ्लक्स, सो ईएमएफ माइनस एंड डी अपॉन डी टी इस पूरे फ्लक्स वाली वैल्यू का। एंड इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर कुछ ऐसा बन जाता है, एन बी कैपिटल ए इंटू ओमेगा, और
साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये बन जाता है आपका ईएमएफ का एक्सप्रेशन। स्टेप क्लियर हुआ ये चीज, ये वाला स्टेप फ्लक्स जो लिखा है मतलब। यस सर। जी, क्योंकि इससे इसको आप कंपेयर कर सकते हो, बिकॉज हम लोग नॉर्मली डायरेक्टली इसको फॉलो करते हैं, बट इसके मीनिंग मतलब ई नॉट क्या है, ओमेगा क्या है और फाई नॉट क्या है, उसका आंसर यहाँ मिलता है डायनामो के कंसेप्ट में। सो व्हाट इज फाई नॉट, तो आंसर मिल रहा है आपको कि फाई नॉट इज बेसिकली द इनिशियल एंगल between the direction of a magnetic field and the normal to the coil, initial angle. What is omega here? So omega is angular speed with which this coil is rotating, or E naught which is the maximum EMF, वो पूरा ये टर्म है NBA into omega, इस पूरे टर्म को आप E naught से डिनोट करते हैं। मैक्सिमम EMF, नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस coil, मैग्नेटिक फील्ड जहां पर ये रोटेट कर रहा है, कैपिटल ए एरिया ऑफ दिस कॉइल, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी जिससे ये रोटेट कर रहा है। कुछ पूछना इसमें आपको, इस पॉइंट पे कुछ पूछना है ऑल्टरनेटिव ईएमएफ वाले पॉइंट पे? ठीक है, हाँ, इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है न्यूमेरिकल्स में, बट आइडिया होना जरूरी है कि इसमें फाई नॉट वगैरह क्या है। अब हम लोग ये मान लें, अगर हम ये मान लें कि टाइम जीरो पर, अगर हम ये मानते हैं कि टाइम जीरो पर नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शंस में थे, टाइम जीरो पर नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड वर इन द सेम डायरेक्शंस, मतलब कि फाई नॉट जीरो था, तो हमारे लिए ईएमएफ का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन जाएगा। ईएमएफ की एक्सप्रेशन बन जाएगी ई नॉट एंड साइन ओमेगा टी ओनली, फाई नॉट जीरो हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन बन रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन तब रही होगी जब स्टार्टिंग पॉइंट पर जब कॉइल को रोटेट करना स्टार्ट किया होगा, उस समय नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल पैरेलल डायरेक्शंस में थे, तो ये आंसर है। जबकि अगर आप ये मान लेते हो कि टाइम जीरो पर नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में थे, टाइम जीरो पर नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, यानी कि फाई नॉट 90 था, तो अगर फाई नॉट 90 था तो हमारे पास ईएमएफ की एक्सप्रेशन ई नॉट कॉस ओमेगा टी भी आ सकती है। ये इसलिए भी कह रहा हूं मैं आपसे, कुछ किताबों में ईएमएफ को साइन ओमेगा टी का फंक्शन दिखाया गया है और कुछ किताबों में ईएमएफ को कॉस ओमेगा टी का फंक्शन दिखाया गया है। दोनों ही फंक्शंस वैलिड है, साइन फंक्शन भी और कॉस फंक्शन भी, बिकॉज फंक्शन बेसिकली डिपेंड कर रहा है टाइम जीरो पर एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। तो जीरो अगर है तो साइन वाला फंक्शन, 90 था कॉस वाला फंक्शन। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े, प्रोसीड करें इसमें आगे। यस सर। ठीक है, ओके चलिए। नाउ सेकंड पॉइंट आता है, ये तो हुआ कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट कैसे होता है, तो आंसर सिंपल है, कॉइल को रोटेट करके, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। नाउ इस ईएमएफ के लेकर के कुछ न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बताने जा रहा हूं। एक आरएमएस वैल्यू का क्वेश्चन काफी आता है और अभी रिसेंटली मेंस में आया भी था इसके क्वेश्चंस। तो आरएमएस वैल्यूज जब डिफाइन करने को आती है, आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, तो इसको कैसे डिफाइन करते हो आरएमएस वैल्यू को, तो इसका सिंपल सा आंसर है यार, यहाँ पर स्क्वायर वैल्यू है, एम स्टैंड फॉर द मीन और एवरेज वैल्यू, एंड आर स्टैंड फॉर द रूट, स्क्वायर रूट। मतलब कि ईएमएफ को पहले स्क्वायर कर लिया जाए, तो ईएमएफ का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अभी हम फाई नॉट को जीरो मार के चल रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन के लिए फाई नॉट इक्वल टू जीरो मान रहे हैं, इसका मतलब कि टाइम जीरो पर मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल सेम डायरेक्शन में थे, वो वाला केस कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे लिए ईएमएफ का जो एक्सप्रेशन है उसका स्क्वायर किया एंड देन उसके बाद उसकी मीन या फिर एवरेज वैल्यू, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन की एवरेज वैल्यू निकालेंगे और फिर उसके बाद उसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये पूरा टर्म आपके लिए कहलाता है ईएमएफ की आरएमएस वैल्यू, ई आरएमएस। और क्योंकि ई नॉट स्क्वायर कॉन्स्टेंट है,
ई नॉट स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो ये तो वैसे भी बाहर आएगा, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो ये हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों की वैल्यूज 1 है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, कांस्टेंट है। तो आप यही चीज यहां पर भी लगा सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू, और इट इज एवरेज ऑफ 1, बट एवरेज ऑफ 1 मींस 1 बिकॉज वो कांस्टेंट है, तो 1 का एवरेज भी 1 आएगा, कांस्टेंट का एवरेज कांस्टेंट ही आएगा, और ये दोनों एवरेज वैल्यू से बराबर आएगी फॉर वन कंप्लीट साइकिल। वन कंप्लीट साइकिल में इन दोनों का एवरेज वैल्यू क्यों बराबर आएगा, बिकॉज अगर आप 0 से 90 डिग्री तक की बात करें तो 0, 30, 45 जो फेमस एंगल्स हैं, फेमस एंगल्स, उन फेमस एंगल्स पर अगर आप साइन और कॉस की वैल्यूज चेक करते हो तो ये 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1, और सेम वैल्यूज कॉस में होती हैं 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। मतलब कि एक इंटरवल के अंदर जिन जिन वैल्यूज पर साइन का फंक्शन जाएगा उन उन वैल्यूज पर कॉस का फंक्शन भी आएगा। तो इस फंक्शन की वैल्यूज और इस फंक्शन की वैल्यूज ओवर एन इंटरवल कॉमन वैल्यूज हैं। ये अलग बात है कि वो कॉमन वैल्यूज अलग अलग एंगल्स पर आएंगी, बट वैल्यूज आर कॉमन एंड देयरफॉर इनकी एवरेज वैल्यू हमेशा बराबर मिलेगी आपको। और अगर इनकी एवरेज वैल्यूज बराबर है और उनका समेशन 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा एवरेज इज सेम एज कॉस स्क्वायर थीटा एवरेज, बिकॉज एवरेज स्टैटिस्टिकल चीज है। जब आपका डेटा सेम है तो उस डेटा का एवरेज भी सेम आएगा, साइन स्क्वायर थीटा एवरेज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा एवरेज इक्वल टू 1/2। और इस हिसाब से जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू होगी, एवरेज वैल्यू ऑफ दिस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसको हम 1/2 कर देंगे एंड नॉट इज स्क्वायर रूट ऑफ ई नॉट स्क्वायर एंड एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज 1/2 एंड फाइनली ये आंसर आपका आ जाएगा ई नॉट डिवाइडेड बाय √2, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज द आरएमएस वैल्यू। हमने अप्रोच थोड़ी सी चेंज की है, नॉन कैलकुलस अप्रोच पे गए हैं हम लोग यहाँ पर। एक मेथड इंटीग्रेशन से भी होता है, आप आरएमएस को इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हो, बट उससे कहीं ज्यादा कन्विंसिंग और आसान मेथड है फास्ट मेथड है। और ये अगर आप याद रखोगे तो कई बार बेनिफिट होता है दैट स्क्वायर ऑफ साइन थीटा एंड स्क्वायर ऑफ कॉस थीटा की एवरेज वैल्यूज 0 से 90 डिग्री या 0 से 180 डिग्री या फिर 0 से 360 डिग्री के बीच में सेम वैल्यूज मिलेंगी 1/2 के बराबर। राइट यार? यस सर। ये लॉजिक क्लियर है आपको? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एवरेज 1/2 जो लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसको हम बार बार यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, और हम बिना इंटीग्रेशन के आरएमएस निकालना चाहते हैं तो यहां से क्लियर हो गया कि आरएमएस वैल्यू मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू को √2 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो आरएमएस आ जाएगा, सिंपल सा। थोड़ा सा प्रॉब्लम्स के तरीके से चले, अगर कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है कि जो ईएमएफ होता है वो कुछ कांस्टेंट वैल्यू E1 एंड प्लस सम E2 साइन ओमेगा टी, इस टाइप के भी ईएमएफ आते हैं, जो कि बेसिकली ये कहा जाता है कि जो हमारा ईएमएफ है उसमें एक डीसी कंपोनेंट है, ईएमएफ में एक डीसी कंपोनेंट है और एक एसी कंपोनेंट है, मतलब एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ साथ में एक कांस्टेंट ईएमएफ, उनका समेशन। तो टोटल ईएमएफ इज E1 प्लस E2 साइन ओमेगा टी। नाउ इसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है अगर आपको, आरएमएस ऑफ दिस वैल्यू, तो सिर्फ डेफिनेशन फॉलो करेंगे, ई आरएमएस इक्वल टू, पहले स्क्वायर कर लेते हैं इसका, तो स्क्वायर में हो गया E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी एंड प्लस 2 E1 E2 साइन ओमेगा टी स्क्वायर, देन उसका एवरेज, मतलब E1 स्क्वायर का एवरेज, E2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज और 2 E1 E2 साइन ओमेगा टी का एवरेज। और अभी हम लोगों ने लर्न किया है कि एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी
एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो होगा उसको आप 1/2 लिखे, लेकिन अगर आप एवरेज ऑफ साइन ओमेगा टी निकालते हो फॉर वन कंप्लीट साइकिल, एवरेज ऑफ साइन ओमेगा टी फॉर द वन कंप्लीट साइकिल, तो एक कंप्लीट साइकिल में साइन ओमेगा टी जितनी पॉजिटिव वैल्यूज पे जाता है उतनी ही नेगेटिव वैल्यूज पे भी जाता है। इवन ग्राफ में भी साइन फंक्शन का ग्राफ लेंगे तो जितनी पॉजिटिव वैल्यूज को टच करेगा उतनी ही नेगेटिव वैल्यूज को भी टच करेगा। तो अगर किसी डेटा में पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज बराबर बराबर आएंगी तो उसका एवरेज निकालेंगे तो वो 0 आएगा। तो ऐसे में जब आपको एवरेज चाहिए होगा तो एवरेज वैल्यू में यहां पर 1/2 और यहां पर 0, तो पहले स्क्वायर किया उसके बाद एवरेज, तो E1 स्क्वायर की एवरेज, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज, साइन ओमेगा टी का एवरेज, और फाइनली इन सबका स्क्वायर रूट, और डायरेक्ट करोगे आप साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज को 1/2 कर ले, साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 0 और E1 स्क्वायर क्योंकि कांस्टेंट है तो उसका एवरेज वैल्यू सेम रहेगा। क्या आ जाएगा आंसर यार कुछ इस हिसाब से इस क्वेश्चन में? तो आंसर ई आर एम एस इक्वल टू स्क्वायर रूट E1 स्क्वायर एज इट इज E2 स्क्वायर इंटू 1/2 और सेकंड टर्म का एवरेज वैल्यू 0, तो ये इसका आरएमएस वैल्यू, मतलब इस एक्सप्रेशन के लिए आरएमएस वैल्यू 3, राइट? यस सर। यस सर। तो साइन, हाँ, साइन कोसाइन फंक्शंस के एवरेज निकालने काफी आसान होते हैं, मतलब इसमें आप इंटीग्रेशन का टाइम खराब ना करें अपना। क्वेश्चन आया तो अननेसेसरली हम इंटीग्रेट करें और टाइम वेस्ट करें, कोई मतलब नहीं है उसका। हाँ, अगर साइन फंक्शंस नहीं है तो आरएमएस वैल्यू तभी पूछी जा सकती है, जरूरी नहीं है कि आरएमएस वैल्यू सिर्फ साइन कॉस के लिए भी पूछी जाएगी। हम ईएमएफ और टाइम का कोई भी रिलेशन दे सकते हैं और उसमें से आरएमएस पूछा जा सकता है। तो अगर हमारे पास कोई नॉन साइन फंक्शन है, कोई भी फंक्शन, फॉर एग्जांपल ईएमएफ इज ई इक्वल्स टू ई नॉट स्मॉल टी डिवाइडेड बाय कैपिटल टी, सिंपल एक लीनियर इक्वेशन, ईएमएफ और टाइम की लीनियर इक्वेशन, और इसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है। साइन और कॉस वाले फंक्शन तो डायरेक्टली किए जाएंगे, बट इसमें अगर आपको आरएमएस निकालना होगा तो ई आरएमएस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई स्क्वायर dt अपॉन टाइम इंटरवल, इंटीग्रेशन ऑफ ई स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल, जिसके लिए आप इसको इंटीग्रेट करोगे। मतलब अगर टाइम t1 से टाइम t2 तक जाना है तो ये चीज फ्रॉम टाइम t1 टू टाइम t2 इंटीग्रेशन ऑफ ई स्क्वायर dt, बिकॉज एक्चुअली ये चीज पूरी एवरेज निकालने का कंसेप्ट होता है। ई स्क्वायर का एवरेज निकाला जा रहा है बाय इंटीग्रेशन और डिवाइडेड बाय टाइम और फिर उसका स्क्वायर रूट। तो नॉन साइन फंक्शंस या नॉन कॉस फंक्शंस में आप इसके थ्रू करें, साइन और कॉस फंक्शंस में डायरेक्टली हो जाएगा। मतलब कि अगर मुझे यहां पर आंसर लाना होगा तो यहां पर ई आरएमएस की वैल्यू स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन ऑफ ई नॉट स्मॉल टी बाय कैपिटल टी का स्क्वायर इंटू डी टी, एंड सपोज आपको आरएमएस वैल्यू जो निकालनी है वो 0 से लेकर के टिल कैपिटल टी निकालनी है। ये टाइम इंटरवल क्वेश्चन में दिया जाएगा, कितने इंटरवल के लिए आरएमएस चाहिए वो दिया जाएगा आपको, एंड डिवाइडेड बाय सेम इंटरवल t माइनस 0। इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितना आंसर आएगा? आप क्रॉस चेक कर ले रहे हैं यार, मैं आंसर डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ई नॉट डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 3। चेक कर लीजिएगा इसको। तो एक रिजल्ट साइन फंक्शंस के लिए, और होपफुली साइन फंक्शंस ही आएंगे हमारे पास, ये तो एक्सपेक्टेड नहीं है, फिर भी आप प्रिपेयर रहे कि अगर नॉन साइन फंक्शंस हैं तो वहां पर ये फॉर्मूला लगा करके आप आरएमएस वैल्यूज निकाली जा सकती है किसी भी फंक्शन के लिए, चाहे वो लॉगरिदम फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, एल्जेब्रिक फंक्शन हो, कैसे भी फंक्शंस।
और यहां से ये भी क्लियर हो रहा है कि आरएमएस वैल्यू इज मैक्सिमम डिवाइडेड बाय √2, जबकि यहाँ पर √3 है। तो √2 का टर्म तभी आता है जब आपके पास साइन या कॉस के फंक्शन होंगे। में अगर साइन या कॉस के फंक्शन से तब यहाँ पर √2 का टर्म आएगा, एल्स √3 √5 कोई भी टर्म आ सकता है डिपेंडिंग कि यहाँ पर क्या फंक्शन दिया गया मुझे। फंक्शन चेंज करके हम यहाँ का नंबर बदल सकते हैं। √2 स्पेसिफिकली फॉर साइन और कॉस। नाउ सेकंड पॉइंट आते हैं सर्किट्स के ऊपर, ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स का। और इसमें ना मैं क्या करूंगा यार, 1 बाय 1 नहीं पढ़ाएंगे बिकॉज टाइम का भी लिमिटेशन है। तो मैं इंडिविजुअल सर्किट्स नहीं पढ़ाने जा रहा, मैं डायरेक्ट एलसीआर सर्किट ले रहा हूँ, डायरेक्टली एलसीआर सर्किट्स, क्योंकि इससे आपका काम चल जाता है, न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं। तो एल, सी और आर, और मेथड थोड़ा डिफर कर सकता है बिकॉज मैं ट्रिग्नोमेट्री को फॉलो करता हूं और बुक्स में फेजर मेथड बताए जाते हैं। तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्री से करेंगे, देन उसके बाद फेजर मेथड भी बता देंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल एक सेल्फ इंडक्टेंस है मान लिया, और कैपेसिटेंस है प्लस एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू सम ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, और वो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ हम E0 साइन ओमेगा टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पर कॉस ओमेगा टी भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा, फाई नॉट की वैल्यू पर डिपेंडेंट होकर के यहाँ कॉस का भी फंक्शन बन सकता है ना यार। बिकॉज ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है तो यहाँ पर पोलैरिटीज बदल रही होंगी। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का मतलब प्लस और माइनस बार बार चेंज हो रहे होंगे। हमने कोई एक स्पेसिफिक टाइम कंसिडर किया हुआ है, एक स्पेसिफिक मूवमेंट जब इस साइड पर पॉजिटिव टर्मिनल था और इस साइड पर नेगेटिव टर्मिनल था। ये टर्मिनल से फिक्स नहीं है, टाइम बदलेगा तो इधर माइनस इधर प्लस भी हो सकता है, बट एक स्पेसिफिक टाइम जब इधर प्लस और इधर माइनस है, और उस स्पेसिफिक टाइम पर करंट का डायरेक्शन कुछ ये रहा होगा, कुछ ऐसे करंट जाएगा, इस तरीके से करंट जाएगा, और यहां पर प्लस और माइनस के चार्जेस होंगे, एंड देन करंट यहां पर। ये सब कुछ इंस्टेंटेनियस है स्पेसिफिक टाइम पर। मतलब हो सकता है कि किसी अलग दूसरे टाइम पर दूसरे मूवमेंट पर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज ना होकर के एंटी क्लॉकवाइज हो। ऑल्टरनेटिंग सर्किट है तो करंट का डायरेक्शन फिक्स नहीं कर पाओगे आप, और ना यहाँ पर पोलैरिटी फिक्स कर पाएंगे। एक स्पेसिफिक टाइम चूज किया और आप उस स्पेसिफिक टाइम पर किरचॉफ रूल फॉलो कर रहे हैं। और क्योंकि सर्किट में इंडक्टर लगा हुआ है तो आपको करंट के साथ साथ चलना पड़ेगा। तो करंट के साथ साथ अगर चलते हैं तो सबसे पहले यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे किरचॉफ रूल के हिसाब से, वो लिखेंगे L इंटू डी आई ओवर डी टी, प्लस कैपेसिटर पर जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे वो Q डिवाइडेड बाय C, रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे वो I इंटू आर, और फिर वापस आएंगे तो माइनस से प्लस मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, बिकॉज अगर ये प्लस और ये माइनस है तो इस मूवमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड होगी। नेक्स्ट मूवमेंट पर बदल जाए, बट अभी फिलहाल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है, तो माइनस E0 साइन ओमेगा टी एंड इक्वल टू 0, माइनस E0 साइन ओमेगा टी एंड इक्वल टू 0। तो उस माइनस को हम राइट साइड पर ट्रांसफर कर रहे हैं और ये बन जाएगा E0 साइन ओमेगा टी, दैट इज किरचॉफ रूल। इसमें कोई डाउट इस स्टेप में? राइट, ठीक है। नाउ क्योंकि सर्किट में इंडक्टर है, कैपेसिटेंस है और रेजिस्टेंस है, और इंडक्टर का जो फंडामेंटल नेचर है वो होता है करंट की ग्रोथ को रेजिस्ट करना। तो अगर मैं ये मान लेता हूं कि सर्किट में इंडक्टेंस काफी ज्यादा है, मेरा एजम्पशन है ये, इंडक्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से करंट की ग्रोथ डिले हो रही है, और उसको हम ऑसिलेशन के लैंग्वेज में ये कहते हैं कि जो करंट होगा
वो हमारे ईएमएफ से कुछ लैग कर रहा हो, करंट लैगिंग बिहाइंड ईएमएफ। और क्योंकि ईएमएफ ऑल्टरनेटिंग है, इसको ड्राइविंग ईएमएफ भी कहा जाता है। कहीं पर ध्यान दीजिएगा, ड्राइविंग ईएमएफ के नाम से भी इसको बोलते हैं। तो अगर आप ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ लगाएंगे तो ये नेचुरली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो करंट आएगा वो भी ऑल्टरनेटिंग ही आएगा। और अगर करंट ऑल्टरनेटिंग आएगा तो उसकी एक एक्सप्रेशन मानी जा सकती है कि लेट करंट इट इज सम ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इसकी इक्वेशन ऑल्टरनेटिंग करंट के हिसाब से कुछ मैक्सिमम वैल्यू, और ऑल्टरनेटिंग है तो ये भी साइन ओमेगा टी। और हमने ये माना है कि इंडक्टेंस के बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से, हाई इंडक्टेंस होने की वजह से करंट डिलेड है, डिले हो चुकी है देन ईएमएफ। सो -5, जिसको कि हम सर्किट्स का मतलब इस सर्किट का फेज डिफरेंस भी कहते हो आप, करंट और ईएमएफ का फेज डिफरेंस। ये माइनस का ध्यान दीजिएगा, माइनस साइन जो लगा रहे क्यों लगा रहे। मैं ये एज्यूम करके सॉल्व कर रहा हूं कि इंडक्टेंस बहुत ज्यादा हाई है, करंट की ग्रोथ डिले हो रही है। करंट की ग्रोथ डिले होने का मतलब कि ईएमएफ आने के कुछ टाइम के बाद करंट आएगी। तो दैट्स व्हाई -5 फेज डिफरेंस। ठीक है, इसमें कोई डाउट नो सर। नहीं? चलिए अब यहां पर क्या करते हैं, अब यहां पर एक काम करेंगे, इस इक्वेशन में डीआई बाई dt को रखेंगे। तो करंट अगर हमने ये माना है तो डीआई बाई dt फ्रॉम दिस इक्वेशन इज एल, डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको, डीआई बाई dt के लिए डिफरेंशिएट करेंगे तो एल ओमेगा इंटू आई नॉट कॉस ओमेगा टी -5 प्लस क्यू बाई सी। और चार्ज को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, चार्ज इज डिफाइंड एज इंटीग्रेशन ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इंटीग्रेशन आई dt। तो इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं बट मेंटल लेवल पे कर रहे हैं, लिखेंगे नहीं यहाँ पर, आपको मेंटली इसको इंटीग्रेट करके देखना होगा कि इसको इंटीग्रेट करने पर क्या आंसर आएगा। तो इंटीग्रेशन से जो आंसर आएगा वो आएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव नॉट का जब इंटीग्रेशन होगा तो ये कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव नॉट, साथ में एक माइनस साइन भी आएगा इंटीग्रेशन में, और इंटीग्रेट करेंगे तो जो ओमेगा होगा वो डिनोमिनेटर पे भी आएगा, और सब और पहले से एक कैपेसिटेंस है प्लस आई इंटू आर। तो आई मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, वो टर्म हो जाएगा आपके लिए आई नॉट कैपिटल आर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव। और ये पूरी चीज बराबर है ई नॉट साइन ओमेगा टी की। तो दिस टोटल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू ई नॉट टाइम्स साइन ओमेगा टी। इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम? ये लूप इक्वेशन, उसके बाद यहां पर कोई प्रॉब्लम होगी तो बताओ, एल्स आगे प्रोसीड कर जाए बस। चले आगे में? यस। ठीक है ना, चलिए अब खत्म हो गया क्वेश्चन। यहां पर क्या करने जा रहे हैं, अब सीधा सा रूल है, देखिए ये इक्वेशन जो है ये किसी जनरल टाइम टी पर लिखी गई, किसी भी स्पेसिफिक टाइम टी पर लिखा हुआ नहीं। और हम ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं विच इज ए साइन ऑफ थीटा प्लस बी कॉस ऑफ थीटा का जब मैक्सिमम वैल्यू निकालते हो आप, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो कहा जाता है कि इट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के हिसाब से। और हमारा राइट हैंड साइड कुछ ऐसा ही है, ये कॉस और ये कॉस अगर हम कॉमन ले ले, ये दोनों कॉस के फंक्शंस कॉमन ले लें अगर, तो हमारे पास कुछ ऐसा टर्म बनेगा ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू आई नॉट ओमेगा इंटू एल माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा सी, दिस टोटल वैल्यू इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव नॉट प्लस
आई नॉट आर साइन ओमेगा टी माइनस फाई नॉट। और ये एग्जैक्टली इसी फॉर्म का है, ए साइन थीटा, ए इंटू साइन थीटा प्लस बी इंटू कॉस थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी इंटू कॉस थीटा, उसी फॉर्म में रखा हुआ ये। तो इस हिसाब से राइट हैंड साइड की जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगी, जो राइट हैंड साइड के टर्म्स हैं इनकी मैक्सिमम वैल्यू इस आइडेंटिटी के हिसाब से वो होगी ए और बी, तो स्क्वायर रूट ऑफ आई नॉट इंटू आर स्क्वायर प्लस आई नॉट ओमेगा एल माइनस आई नॉट बाई ओमेगा सी इसका स्क्वायर। ये मैक्सिमम वैल्यू राइट हैंड साइड की है, और मैक्सिमम वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पर ई नॉट, और क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा रखा है तो मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड मैक्सिमम ऑफ राइट हैंड साइड बराबर होने चाहिए। दैट मींस ई नॉट इक्वल टू दिस रिजल्ट। ये पहला रिजल्ट आया, फर्स्ट रिजल्ट ई नॉट की वैल्यू। और इनफैक्ट इससे आप आई नॉट की वैल्यू निकाल सकते हो कि करंट कितना होगा यहां से। तो पहला रिजल्ट जो कि आई नॉट को लेकर के है, दिस इज द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, मैक्सिमम करंट इन द सर्किट दैट इज आई नॉट का पहला रिजल्ट आपका आ गया। इट इज ई नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी एंड होल स्क्वायर। ये रिजल्ट आप ऑलरेडी पहले भी जानते होंगे, ऐसा नहीं है, ये रिजल्ट पहले देख चुके होंगे, फेजर डायग्राम्स के थ्रू दिखाया जाता है इसको। और हमारा ये करने का पर्पस था, एक्चुअली इस तरीके से करने का मेरा कुछ पर्पस है। पहला आंसर आ गया आपका मैक्सिमम करंट इन द एलसीआर सर्किट, फर्स्ट आंसर। और दूसरा आंसर, क्योंकि ये इक्वेशन किसी भी स्पेसिफिक मतलब जनरलाइज टाइम पर है, ये पूरी इक्वेशन किसी टाइम टी के करस्पॉन्डिंग है, तो ये इक्वेशन टाइम की हर एक वैल्यू पर होल्ड करेगी। इक्वेशन टाइम टी की किसी भी वैल्यू पर होल्ड करनी चाहिए। तो एक काम करें, टाइम टी को 0 पुट करके देखते हैं, बिकॉज इक्वेशन इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ टाइम टी, तो लेट टाइम टी इक्वल टू 0। देखिए क्या रिजल्ट बनता है अगर इसमें हम टाइम टी इक्वल टू 0 पुट करें। इसको हटा रहे हैं अब, एक बार खुद से भी ट्राई कर लो आप, टाइम टी इक्वल टू 0 रखने से इस इक्वेशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो टाइम टी इक्वल टू 0 मतलब लेफ्ट हैंड साइड 0, यहां पर आई नॉट कॉमन, ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी, टाइम टी इक्वल टू 0, सो इट इज कॉस माइनस फाई यानी कि कॉस फाई, टाइम टी इक्वल टू 0 साइन माइनस फाई मतलब कि माइनस साइन फाई माइनस आई नॉट आर साइन फाई। और सिंप्लीफाई करेंगे तो एक और रिजल्ट आएगा जो कि जनरलाइज रिजल्ट वही, इसको और प्रोसीड करेंगे तो tan फाई एक्सएल माइनस, हाँ मतलब कि ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी एंड डिवाइडेड बाय आर। बस यही दो रिजल्ट्स हमें याद रखने, पूरे ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स के लिए ये दो रिजल्ट्स मोर देन इनफ है, एटलीस्ट मेंस लेवल के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। और डेरिवेशन भी कोई बहुत खतरनाक डेरिवेशन नहीं है, आपको किरचॉफ लूप इक्वेशन लिखना था एंड देन सिंपली। सो मैक्सिमम करंट इन द सर्किट इज आई नॉट, और tan phi which is the phase difference, phi is the phase difference between the EMF and current। और हमने करंट को लैगिंग माना है, करंट लैग कर रहा है, हमने ये माना था कि इंडक्टेंस की वैल्यू काफी ज्यादा है जिस वजह से करंट लैग कर रहा है।
अब आप डिफरेंट सर्किट्स में अपने आप करोगे। देखो ये 2 रिजल्ट याद रखिएगा, इनफैक्ट मतलब ये 3 चीजें कुल मिलाकर के आपको सीरीज ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स में, फॉर द सीरीज ऑल्टरनेटिंग सर्किट, मेरा आपसे कहना ये है कि आप ये 3 एक्सप्रेशन याद रखें न्यूमेरिकल करने के लिए। जस्ट ये 3 रिजल्ट्स पूरे चैप्टर में, और ऑल मतलब सारे न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा हूँ। ये पहला रिजल्ट ये, दूसरा रिजल्ट ये, और तीसरा रिजल्ट ये। कोई भी क्वेश्चन करोगे ना, फॉर एग्जांपल आपको मान लो कहा जाए कि एक आरसी सर्किट्स पे हमको न्यूमेरिकल करना है, आरसी सर्किट्स। तो मैं न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पुट करने वाला क्योंकि टाइम बहुत लगता है उसमें सॉल्व करने में, बट आपको समझाते जाते हैं कि जो ये एलसीआर का फॉर्मूला है बस ये मोर देन इनफ है। इससे आप आरसी एलसी कोई भी कर सकता हो। आपको आरसी सर्किट करना है मतलब कि नो इंडक्टेंस सर्किट में, नो इंडक्टेंस का केस है। नो इंडक्टेंस का केस होने का मतलब जानते हो क्या हुआ यार? दी ओमेगा एल, अगर इंडक्टेंस है ही नहीं तो आप ओमेगा इंटू एल को 0 कर दे। ओमेगा इंटू एल को 0 करके आपका मैक्सिमम करंट भी आ जाएगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा सी होल स्क्वायर आ जाएगा। और जो फाई आएगा tan फाई, जब आप ओमेगा एल को 0 पुट कर देंगे तो tan ऑफ फाई नेगेटिव वैल्यू आएगी, और फाई जब नेगेटिव आएगा तो माइनस फाई पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर अगर फाई की वैल्यू माइनस में तो माइनस फाई पॉजिटिव, यानी कि करंट लीड कर जाएगा। यहाँ पर ऑटोमेटिकली आंसर आते जाएंगे। एक लीडिंग करंट आएगी बिकॉज इंडक्टेंस है नहीं, तो कैपेसिटेंस में करंट लीड करने लगता है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ एडजस्ट होता रहेगा, आपके इस फॉर्मूले से एडजस्ट होगा ये। ठीक है पॉइंट, ये बोलो मतलब इनको इंडिविजुअली डिस्कस करने की जरूरत तो है नहीं। मुझे लग रहा है कि आरसी को अलग से पढ़ाएं, आरएल को अलग से पढ़ाएं, बिकॉज जब एलसीआर कर लिया है तो ये मेजर पार्ट कर लिया है, तो ये ऑटोमेटिकली इसी से आते जाएंगे, फिर से कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें करंट चेंज में कोई टाइम नहीं लगेगा? नहीं, देखिए करंट ऑसिलेट करेगा, करंट ऑसिलेटिंग तो रहेगा, करंट तो चेंज होगा टाइम के साथ, बिकॉज करंट कभी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, कभी एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, कभी वो अपने मैक्सिमम वैल्यू पर जाएगा, कभी 0 वैल्यू पर जाएगा। तो हम ये नहीं कह रहे कि करंट चेंज नहीं कर रहा। करंट का चेंज होना और फेज डिफरेंस दो अलग बातें हैं। नहीं सर, करंट वो टाइम के साथ चेंज तुरंत ही हो जाएगा। हाँ, मतलब उसमें इंडक्टेंस नहीं, तो कोई अपोजिशन भी नहीं होगा ना। तो सर अच्छा, मतलब एक और डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरे में इंस्टेंटेनियसली हो जाएगा जब वो पलटेगा तो। बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस अलग तरीके से भी पूछे जाते हैं। एक तो ये बड़े कॉमन क्वेश्चंस है, मतलब ये 3 प्राइमरी लेवल के कांसेप्ट्स हैं, दैट व्हाट इज द मैक्सिमम करंट एंड व्हाट इज फेज डिफरेंस। ये दो बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो इसको मैंने बता दिया आप कैसे कर सकते हो भाई। मैक्सिमम करंट किसी भी सर्किट का निकाला जा सकता है और फेज डिफरेंस किसी भी सर्किट का निकाल सकते हो। हाँ, अब कुछ क्वेश्चंस ये भी पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। यहां पर मैक्सिमम वोल्टेज क्या बनेगी? व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, यहां पर क्या बनेगा? ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। what maximum voltage will be across capacitor, what maximum voltage will be across a resistor। तो कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज की अगर आप बात करते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर या फिर रजिस्टर,
तो हमने यहाँ पर एक इरेज किया हुआ था, हमने यहाँ पर एक टर्म इरेज कर दिया था डेरिवेशन के टाइम पर। उसको फिर से लिख देना एक बार। हालांकि ये भी याद हो जाता है, इसको भी बार बार ड्राइव नहीं करना होगा। देखिए, अगर आपको कैपेसिटर का वोल्टेज चाहिए तो नेचुरली Q बाई सी चाहिए, और Q बाई सी चाहिए इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी चाहिए। और इसमें इंटीग्रेट भी नहीं करना है मेरे को, ऐसा कोई ऐसा इंटीग्रेशन नहीं, बट आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि जब आप इस करंट को इंटीग्रेट करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे, एक बार करके दिखाते हैं, तो इसको इंटीग्रेट करके आई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा सी एंड कॉस ओमेगा टी माइनस फाई नॉट विथ माइनस साइन, माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू ये है आई नॉट बाई ओमेगा सी। सो मैक्सिमम वैल्यू कैपेसिटेंस के अक्रॉस निकालने के लिए आप सीधा सीधा आई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा सी लगाएं। और क्लास 12 की थोड़ी सी नॉलेज अगर आपको याद हो तो इसको ये भी कहा जाता है, इट इज आई नॉट 1 अपॉन ओमेगा सी को एक टर्म कहा जाता है 1 बाई ओमेगा सी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस के नाम से पढ़ते हो इसको, एक्ससी से डिनोट करते हो, सो इट इज आई नॉट मल्टीप्लाइड बाय एक्ससी, मैक्सिमम वोल्टेज। सिमिलरली रेजिस्टेंस की मैक्सिमम वोल्टेज निकालनी है तो ऑब्वियस सी बात है कि वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस इज नथिंग बट आई इंटू आर, और आई ये है, इसमें रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आई नॉट आर इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाई, तो मैक्सिमम इज आई नॉट आर। यानी यहां पर मैक्सिमम वोल्टेज अगर हम कैपिटल वी आर की बात करें तो ये आई नॉट मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल आर। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। देन क्वेश्चंस का लेवल और भी बढ़ सकता है। पहले आप यहां तक कंफर्म करें यार, यहां तक दिक्कत हो रही हो तो चेंज करें, तो फिर आगे बढ़े अगर चीजें समझ आ रही है तो। मतलब मैं आपको कॉन्फिडेंस ये देना चाह रहा हूँ, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, कि हमको ये 3 रिजल्ट्स अगर याद है तो हम कोई भी सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। स्मॉल आई जो कि करंट की इक्वेशन है, आई नॉट जो कि करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, और फाई जो करंट और ईएमएफ के बीच का फेज डिफरेंस है। ये 3 रिजल्ट्स। कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो वो बता दो, और सही लग रहा हो तो दोनों बता दो, तो अकॉर्डिंगली आगे प्रोसीड करें। ठीक है। ठीक है। ये जो ये जो मैक्सिमम वोल्टेज है इसका भी ध्यान दीजिएगा। मैक्सिमम वोल्टेज किसी इंडिविजुअल एलिमेंट के अक्रॉस इज सिंपली मैक्सिमम करंट मल्टीप्लाइड बाय दैट रेजिस्टेंस। अगर आपको मैक्सिमम वोल्टेज कैपेसिटर का चाहिए तो मैक्सिमम करंट मल्टीप्लाइड बाय इसका रिएक्टेंस, रिएक्टेंस जिसको कि आप एक्ससी कहते हो, दैट इज 1 बाई ओमेगा सी। और कभी अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो बहुत कोई बड़ी डेरिवेशन नहीं है, छोटी छोटी डेरिवेशन है, सामने दिख रहे हैं आपको आंसर। देन हो सकता है कि क्वेश्चन जो आए वो कुछ ग्राफ के ऊपर आ जाए, पॉसिबिलिटी इसकी भी है कि क्वेश्चंस ग्राफ के ऊपर बने, यानी कि वीसी और वीआर के ग्राफ कैसे बनेंगे। एक बार ट्राई करते हैं कैसा ग्राफ आएगा, वीसी और वीआर के ग्राफ अगर प्लॉट कर लेते विथ फ्रीक्वेंसी ओमेगा, एज्यूमिंग कि बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, सिर्फ ओमेगा वेरिएबल, ओमेगा वेरिएबल। तो कैसा ग्राफ बनेगा वीआर का, और कैसा ग्राफ बनेगा वीसी का, कैसा ग्राफ बनेगा आई नॉट का, कैसा ग्राफ बनेगा फाई का, ये सब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो 1 बाय 1 चलते हैं ना यार। सबसे पहले आई नॉट का ग्राफ देखते कैसा होगा। आई नॉट का ग्राफ इफ ओमेगा को चेंज किया जा रहा है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और ई नॉट ये तीनों फिक्स वैल्यूज है, तो सिर्फ ओमेगा चेंज करेंगे। स्टार्ट करते हैं ओमेगा इक्वल टू 0 से, ओमेगा इक्वल टू 0। नाउ अगर ओमेगा 0 1 अपॉन ओमेगा सी इनफाइनाइट एंड 1 बाई ओमेगा सी इनफाइनाइट, तो डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी, मतलब कि आई नॉट की वैल्यू 0। तो इफ ओमेगा इज 0 करंट इज 0,
और एक्सपेक्टेड भी था। जीरो फ्रीक्वेंसी पर जीरो करंट एक्सपेक्टेड भी है। क्या मतलब हुआ ओमेगा जीरो का या फिर टेंडिंग टू जीरो का? ओमेगा जीरो या फिर टेंडिंग टू जीरो का? टेंडिंग टू जीरो। हाँ, बिकॉज टाइम पीरियड याद करिए, टाइम पीरियड ऑफ ईएमएफ, टाइम पीरियड ऑफ ईएमएफ इज डिफाइंड एज 2 पाई बाय ओमेगा। और ओमेगा अगर जीरो को टेंड कर रहा मतलब टाइम पीरियड इनफाइनाइट है। तो एक ऐसा ऑसिलेशन जिसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट है, दैट मींस वो ऑसिलेशन है ही नहीं, वो कांस्टेंट वैल्यू है। और डीसी हो जाएगा वो, डीसी सर्किट। और डीसी सर्किट्स में हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है कि आरसी सर्किट जो होता है वो फाइनली करंट को ब्लॉक कर देता है। ओमेगा जीरो मतलब कि डीसी सर्किट, कैपेसिटेंस के थ्रू करंट जाएगा ही नहीं, एंड दैट्स व्हाई आई जीरो। ओमेगा इनफाइनाइट, ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट रखे अगर, 1 बाई इनफाइनाइट जीरो, मतलब यहां पर जीरो का टर्म आ जाएगा। और अगर यहां पर जीरो का टर्म आ जाएगा तो आंसर विल बी सिंपली ई नॉट डिवाइडेड बाई आर। सो ई नॉट बाई आर ये तब होगा जब ओमेगा इन्फिनिटी को टेंड कर रहा होगा, यानी ये ग्राफ जीरो से स्टार्ट करके और ई नॉट बाई आर की तरफ अप्रोच करेगा व्हेन ओमेगा इज इनफाइनाइट। और इसका फिजिकल मतलब क्या हुआ? इनफाइनाइट ओमेगा, ऑल्टरनेटिंग सर्किट का ओमेगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट ओमेगा मतलब जीरो टाइम पीरियड, मतलब कि ईएमएफ जीरो टाइम पीरियड पे ऑसिलेट कर रहा है। दैट मींस इतना फास्ट ऑसिलेशन है ईएमएफ का, इतना फास्ट ऑसिलेशन है कि कैपेसिटेंस को रिएक्ट करने का मौका नहीं मिल रहा। आप इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस का नाम क्यों देते हो? व्हाट इज रिएक्टेंस? तो किसी चीज के अगेंस्ट में रिएक्ट करेंगे तभी इसको रिएक्टेंस कहा जा रहा है। तो कैपेसिटेंस किस चीज के अगेंस्ट रिएक्ट कर रहा होता है? आंसर इज अगेंस्ट चेंजिंग वोल्टेज। कैपेसिटेंस का नेचर है चेंजिंग वोल्टेज को रेजिस्ट करना। इंडक्टेंस का नेचर था चेंजिंग करंट को रेजिस्ट करना। कैपेसिटेंस का नेचर है चेंजिंग ईएमएफ को अपोज करना। बट ईएमएफ इतना फास्ट चेंज होगा कि कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस मतलब उसको रिएक्ट करने का कोई टाइम नहीं मिलता। रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस इज जीरो, यहां से कोई रिएक्टेंस नहीं मिलेगी, तो इट इज जस्ट लाइक अ रेजिस्टेंस, ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, जीरो रिएक्टेंस। मतलब ऐसे इसको अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हो, फिजिकल मतलब ऑल्टरनेटिंग सर्किट पढ़ रहे हो आप, तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ नेगेटिव चार्ज, तो ये पोलैरिटी परमानेंट नहीं, बिकॉज अगर ये ऑल्टरनेटिंग है तो 2 पाई बाई ओमेगा टाइम पीरियड के बाद, 2 पाई बाई ओमेगा टाइम पीरियड के इंटरवल पर ये पोलैरिटीज बदल जाएगी। ओमेगा इनफाइनाइट मतलब टाइम पीरियड जीरो, यानी ये पोलैरिटी जीरो जीरो टाइम इंटरवल पे बदल रही है। प्लस माइनस माइनस प्लस फिर प्लस माइनस, और ये सब कुछ जीरो टाइम इंटरवल पे हो रहा है, दैट मींस कि इंस्टेंटेनियस हो रहा है। प्लस माइनस इंस्टेंटेनियस। तो इसका मतलब यहाँ पर चार्ज जीरो आ गया, यहाँ पर भी चार्ज जीरो आ गया, बिकॉज प्लस और माइनस अगर इंस्टेंटेनियस आएंगे तो टोटल चार्ज जीरो, टोटल चार्ज जीरो, कैपेसिटेंस कुछ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। सर इससे फिर अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? वो होगी कि नहीं होगी? कैपेसिटेंस में नहीं होगी, चार्ज ही नहीं डेवलप हो पा रहा है इस पे चार्ज डेवलप हो ही नहीं पा रहा, प्लस माइनस साथ साथ आ रहे। ओमेगा देखिए पहली बात तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, ओमेगा इनफाइनाइट इज नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग। बट अगर न्यूमेरिकल के हिसाब से देखते हो तो इनफाइनाइट ओमेगा मतलब टाइम पीरियड जीरो, पोलैरिटी इज चेंजिंग एट जीरो इंटरवल, तो ये तो इंस्टेंटेनियस हो गया, प्लस और माइनस एट द सेम मोमेंट, नो चार्ज विल डेवलप ऑन द कैपेसिटर, मतलब नो पोटेंशियल डिफरेंस, नो वोल्टेज, मतलब ये है ही नहीं, सिर्फ रेजिस्टेंस, और वो फॉर्मूले से भी आ रहा है। ठीक है, पॉइंट बोलो।
यस सर। आप रीजनिंग देखो, मैं रीजनिंग डिस्कस इसलिए कर लेता हूँ यार, इसलिए आदत है, बट वो आदत इसलिए है कि एक सिंगल क्वेश्चन भी अगर एसएसएल रीजन पे आ गया तो उसका आंसर मुझे पता होना चाहिए। मतलब इस उम्मीद में करते हैं कि अगर रीजनिंग पूछी जाए, एसएसएल रीजन के पेपर बन जाए, तो भी आपको मतलब मैथमेटिकली और फिजिकली दोनों पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। हमने कुछ और ग्राफ की बात की है भी, वो ग्राफ है ये तो आपने आई नोट का ग्राफ लेना, फाई का ग्राफ तो सिंपल ग्राफ है, फाई का ग्राफ सिंपल ग्राफ होगा, बट फिर भी एक बार प्रैक्टिस करके देख लेते हैं ओमेगा वर्सेस फाई का ग्राफ कैसा होगा। तो नेचुरली ओमेगा जीरो tan फाई इज इनफाइनाइट, और वो भी माइनस इनफाइनाइट। tan फाई अगर माइनस इनफाइनाइट है मतलब कि फाई की वैल्यू -π/2 है। दैट मीन्स यहां पर आप -π/2 रखिए ओमेगा जीरो पर, और ओमेगा इन्फिनिटी पर, ओमेगा इन्फिनिटी तो नेचुरली tan फाई की वैल्यू जीरो हो गई, फाई की वैल्यू जीरो हो गई। तो जैसे जैसे ओमेगा इन्फिनिटी को फाई जीरो हो, कुछ इस तरीके का रफ ग्राफ ऐसा कुछ आएगा, -π/2 से जीरो। तो आपको वैसे भी कौन सा सब्जेक्टिव पेपर तो देना नहीं है, देखो तुम्हें भाई ऑब्जेक्टिव पेपर देना है, ऑप्शन चूज करने को आते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि सारे ऑप्शन काफी क्लोज आएंगे, तो जस्ट वैल्यूज देख लेना, उससे कई सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, हार्डली एक या दो ऑप्शन बचते हैं जिसमें थोड़ा सा क्लोज फाइट बचती है। मैक्सिमम दो ऑप्शन होते हैं जिनमें फाइट होती है थोड़ी सी, बाकी दो तो आराम से एलिमिनेट हो जाते हैं अगर थोड़ा बहुत लॉजिक लगा दिया जाए तो। देन ओमेगा वर्सेस वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, ये भी आप चाहो तो नॉन मैथमेटिकली निकाल सकते हो, नॉन मैथमेटिकली निकाला जा सकता है इसको। वैसे हम मैथमेटिकल करके दिखा देते हैं आपको। तो VC इज आई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा सी, बट थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, मतलब अगर तुम लोग कर रहे हो ना, हम लोग को तो प्रैक्टिस है, क्योंकि आप लोग करोगे तो क्या होता है कि आप सिर्फ ओमेगा को देखते हो, आप ये भूल जाते हो कि जो न्यूमरेटर में आई नॉट लिखा है वो भी ओमेगा का फंक्शन है, आई नॉट इटसेल्फ डिपेंड्स अपॉन द ओमेगा। तो जल्दीबाजी में क्या होता है ना, एग्जाम के प्रेशर में, टाइम के प्रेशर में क्या होता है कि हमने ये रिजल्ट लिखा और ओमेगा को देखा और एक हाइपरबोला प्लॉट कर दिया, जबकि सच्चाई क्या है कि जो न्यूमरेटर में आई नॉट है वो खुद ओमेगा पे डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो अब आप बताएंगे ओमेगा जीरो पर ये वैल्यू कितनी आएगी यार, ओमेगा जीरो पर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस, और ओमेगा जीरो का मतलब क्या हुआ अगर आप लॉजिकली सोचिए, ओमेगा जीरो का मतलब व्हेन ओमेगा इज जीरो टाइम पीरियड इज इनफाइनाइट, मतलब कि पोलैरिटी इनफाइनाइट टाइम बाद बदलेगी, यानी अगर यहां पर प्लस माइनस चार्ज आ गए तो अब इनफाइनाइट टाइम का वेट करना पड़ेगा जब ये पोलैरिटी रिवर्स होगी, इसका मतलब ये कभी रिवर्स नहीं होगी, और अगर ये पोलैरिटी कभी रिवर्स होगी नहीं तो ये तो डीसी सर्किट हुआ, पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही है, और अगर ये डीसी सर्किट हुआ तो कोई करंट तो फ्लो होगा नहीं, इफ इट इज ए डीसी सर्किट नो चेंज ऑफ नो करंट, तो ये सारा वोल्टेज इसके पास होगा, बिकॉज करंट की एब्सेंस में रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा। लॉजिक पकड़ पा रहे हैं यार, ओमेगा जीरो टाइम पीरियड इनफाइनाइट, इट विल टेक इनफाइनाइट सेकेंड्स फॉर पोलैरिटी टू चेंज, मतलब कि पोलैरिटी विल नेवर चेंज, फिक्स पोलैरिटी, डीसी सर्किट, रेजिस्टेंस में करंट जाएगा ही नहीं, सारा वोल्टेज कैपेसिटेंस के पास होगा, मतलब यहां दिखाओगे ई नॉट मैक्सिमम वोल्टेज, और जब ओमेगा इनफाइनाइट तो पोलैरिटी इतनी लगातार चेंज हो रही है, इतनी फास्ट पोलैरिटी चेंज हो रही है कि यहां चार्ज डेवलप नहीं कर पा रहा, प्लस
फिर माइनस और 0 इंटरवल पे, तो नो डेवलपमेंट ऑफ चार्ज, नो डेवलपमेंट ऑफ चार्ज मतलब नो पोटेंशियल डिफरेंस। तो ओमेगा जब 0 की तरफ जाएगा तो ये वैल्यू 0 की तरफ आएगी। बट रिमेंबर ये हाइपरबोलिक ग्राफ नहीं होते, ये ग्राफ कुछ ऐसे बनते हैं, कॉन्केविटी बदलती है बीच में, बट वो हमारा इतना बड़ा कंसर्न नहीं है, क्योंकि हम कोई मैथ तो पढ़ नहीं रहे कि हम सेकंड डेरिवेटिव देखेंगे और ये पता लगाए कहाँ कॉन्केविटी बदल रही है, ये सब। बट ये चेंज ऑफ कॉन्केविटी वाला ग्राफ है, एग्जैक्टली हाइपरबोलिक ग्राफ नहीं है। तो ये हो सकता है कि आप दो ऑप्शन आपको दे दिए जाए, एक ऑप्शन में ये ग्राफ हो और एक ऑप्शन में हाइपरबोला बना हो, तो ये कंफ्यूजन हो जाती है। सर हाँ जी सर, इनिशियली रेजिस्टेंस में सर करंट जाएगा? देखो इनिशियली किस चीज को कह रहे हो आप? इनिशियल मतलब व्हाट? किस सर चीज को? जब जब टाइम हम पीरियड सर्किट सर में आएंगे इनफाइनाइट है सर, तो वो डीसी की तरह वर्क हाँ। करेगा सर। इनिशियली तो आर में करंट जाएगा सर, सर जब स्टडी करंट लेकिन स्टडी स्टेट आएगी। हाँ हाँ, तो एक्चुअली ये जो आप ऑल्टरनेटिंग सर्किट पूरा पढ़ते हो ना, यस तो सर। ये स्टडी स्टेट सोल्यूशन ही होते हैं। मतलब ये जो आंसर्स हैं ये स्टडी स्टेट के ही होते हैं। ऑल्टरनेटिंग सर्किट में भी स्टडी स्टेट होता है। अगर हम कभी भी अगर एग्जैक्ट वर्किंग देखोगे, वो आपके सिलेबस में नहीं आता, वो बीटेक में, बीटेक के सिलेबस में होता है, या फिर किसी स्टैंडर्ड बुक में जब जाएंगे तो करंट का ये आंसर एग्जैक्ट आंसर नहीं है, इसके साथ एक एक्सपोनेंशियल टर्म भी आती है। मतलब आपसे ये कहा जाता है कि जो भी आप ऑल्टरनेटिंग सर्किट पढ़ रहे हो वो एट स्टडी स्टेट है, ऑलवेज एट स्टडी स्टेट। तो जो भी हम आंसर देंगे वो ये मान कर देंगे कि ये स्टडी स्टेट पे है, यही मान करके चलेंगे। ओके सर। और रेजिस्टेंस का ग्राफ कैसा होगा यार? वीआर का ग्राफ मान लो सेम एक्सिस पर है, मतलब मुझे वीआर प्लॉट करनी है सेम एक्सिस पर कि यहां पर क्या वोल्टेज आएगी। तो सेम रीजन सबका सेम है, ओमेगा 0 इनफाइनाइट टाइम पीरियड। डीसी, डीसी के टाइम पर करंट जाएगा नहीं, करंट जाएगा नहीं तो रेजिस्टेंस में कोई वोल्टेज नहीं आएगी, 0। और ये एक्चुअली इसका जस्ट रिवर्स ग्राफ बनेगा ऑलमोस्ट, बिकॉज जब कैपेसिटेंस का वोल्टेज डाउन होगा तो रेजिस्टेंस की वोल्टेज ज्यादा होगी। जस्ट इसका अपोजिट ग्राफ है। तो ये कुछ प्रोबेबल ग्राफ थे जो मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। वैसे तभी पूछे जाएंगे भाई जब पेपर बनाने वाले ने कुछ थोड़ा बहुत मतलब मेहनत की हो, अदरवाइज नॉर्मली जो पेपर बन रहा है वो आई नॉट निकालने को आता है, फाई निकालने को आता है, जो कि ऑलमोस्ट 2 फॉर्मूले से हो जाते हैं, या बहुत ज्यादा पूछा जाता है तो पावर, ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स की पावर पूछी जा सकती है, वो भी अभी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, इससे एक चीज क्लियर हो रही है, जितने ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ जा रहे हैं, जब हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ, मतलब अगर हमारा हाई फ्रीक्वेंसी का ईएमएफ है तो आउट मतलब तो किसके अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा मिल रहा है आपको और किसके अक्रॉस वोल्टेज कम मिल रहा है। और ग्राफ से एक चीज और नोटिस कर सकते हो, एक ऐसा ओमेगा भी है, एक ऐसा भी ओमेगा है जब यहां और यहां सेम वोल्टेज मिलेंगे, आप दोनों पर सेम वोल्टेज आएंगे। कौन सा ओमेगा होगा? ये भी एक पॉसिबल क्वेश्चन है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ओमेगा एट विच इक्वल वोल्टेजेस आर ऑब्टेन्ड ऑन द रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस? एट विच फ्रीक्वेंसी? What is the value of omega for which the voltage of resistance and the voltage of capacitance are equal? तो voltage of resistance का मतलब I naught into R, voltage of capacitance का मतलब I naught divided by 1 by omega C, I naught upon omega C। ये दोनों अगर मुझे बराबर करने हैं, ये टर्म और ये टर्म मुझे बराबर करना है, तो ऑब्वियसली ओमेगा की वैल्यू क्या बन रही है? इफ I naught into R and I naught upon omega C are equal, omega is 1 over
RC, सीधा टाइम कांस्टेंट 1 टाइम कांस्टेंट, जो डीसी सर्किट से पढ़ा था। ये सब थ्योरी के पार्ट नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, ये सब न्यूमेरिकल के चांसेस हैं, पॉसिबल न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर से। लेकिन वो तो VR और VC की मैक्सिमम वैल्यू दी है। फिर से बोलो बच्चा, थोड़ा तेज बोलो। VR VC की मैक्सिमम वैल्यू, तो ये ओमेगा निकालने के लिए कॉमन ओमेगा, वो तो हाँ। VR और VC की मैक्सिमम वैल्यू ली है हम लोगों ने। हाँ हाँ, देखिए एक और चीज आपको क्लियर कर दें, ऑल्टरनेटिंग सर्किट के न्यूमेरिकल्स में जब आपसे ये न्यूमेरिकल में ऐसा कहा जाए फाइंड द वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस और फाइंड द वोल्टेज ऑफ कैपेसिटेंस, तो हम उसको बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम ही मानते हैं या फिर RMS मानते हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो पूछी ही नहीं जाती है हमारे किसी भी न्यूमेरिकल में। बहुत 0.01% चांस इस बात का है कि आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछी जाएगी, बिकॉज अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछनी होगी मुझे, तो मैं आपको फिर ये भी तो बताऊंगा ना कि एट टाइम t इक्वल टू दिस। अगर मैंने सिर्फ ये कहा कि फाइंड द वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस और मैंने आपको टाइम की कोई वैल्यू दी ही नहीं, तो हम क्या मान लें इसको, हम कौन से टाइम का वोल्टेज बताएं आपको? तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। या RMS वैल्यू, दो पूछ लो, तो फिर मैक्सिमम से RMS को कन्वर्ट कर सकते हो। मैक्सिमम निकाल लिया तो √2 से डिवाइड कर लीजिए, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय √2 वो RMS वैल्यू बन जाएगी, तो वो भी पूछ सकते हो। वो क्वेश्चन दिया होगा सर कि मैक्सिमम है कि 100% इंस्टेंटेनियस नहीं पूछा जाता, उसके चक्कर में ना पड़िएगा कभी फालतू। मतलब अगर हम अननेसेसरली इतना सोचने लगे कि यार इंस्टेंटेनियस, फंस जाएंगे, न्यूमेरिकल में आता ही नहीं। ठीक है, नाउ अब पेपर हो सकता है ट्रू फॉल्स के फॉर्म में हो, मे बी, क्या कौन जानता है पैटर्न कैसा होगा। तो मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, आप स्टेटमेंट को बताना कि लो फ्रीक्वेंसीज पर कैपेसिटर गिव्स मोर वोल्टेज देन द रेजिस्टेंस। लो फ्रीक्वेंसी कैपेसिटेंस गिव्स मोर वोल्टेज देन रेजिस्टेंस, एंड एट हाई फ्रीक्वेंसीज रेजिस्टेंस गिव मोर वोल्टेज देन द कैपेसिटेंस। थ्रू ग्राफ देखो आप, ग्राफ के थ्रू लो फ्रीक्वेंसी पर कहां पर वोल्टेज ज्यादा दिख रहा है आपको? जहां पर ओमेगा लो दिखा रहे हो और जहां पर ओमेगा हाई दिखा रहे हो, आप अपने आप देखिए। लो फ्रीक्वेंसी कैपेसिटेंस के पास ज्यादा वोल्टेज है, हाई फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस के पास ज्यादा है। और ये ना एक्चुअली एक टॉपिक होता है फिल्टर सर्किट्स, लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर उसमें यूज किए जाते हैं। और फिल्टर सर्किट्स बेसिकली उसमें सेमीकंडक्टर के डिवाइसेस में लगाई जाती है। सो कैपेसिटेंस कौन से फ्रीक्वेंसी को प्रेफर करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी या लो फ्रीक्वेंसी? सिंपल सा लॉजिक, रेजिस्टेंस प्रेफर्स और इट लव्स किसको? लो फ्रीक्वेंसी को लव करेगा या फिर हाई फ्रीक्वेंसी को लव करेगा? या बताओ किसके अक्रॉस ज्यादा वोल्टेज दे रही? तो मतलब यहां पर हायर फ्रीक्वेंसीज पसंद की जाती हैं और यहां लो फ्रीक्वेंसीज पसंद की जाती हैं। इन्हीं को फिल्टर सर्किट्स के नाम से पढ़ा जाता है। बट क्योंकि उसका टाइम है नहीं हमारे पास अभी फिल्टर सर्किट्स का, तो देखते हैं अगर टाइम बचेगा तो एंड में वो भी देखेंगे। फिर और क्या क्वेश्चन हो सकता है, पॉसिबल क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं वो देखिएगा। और ये मेरी गारंटी है बच्चा कि जो भी क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपके इसी लेक्चर से, ये तो मैं बोल भी रहा हूं। देखिए नाउ क्वेश्चन ये भी आता है, इफ अब ये जिसको आप रेजिस्टेंस कह रहे हो, जिसको मैं रेजिस्टेंस कह रहा हूं, मे बी ये कोई बल्ब है यहां पर, कैन बी अ बल्ब। तो कैपिटल R इज बेसिकली बल्ब, वो बल्ब या हीटर या कुछ भी हो सकता है ना। रेजिस्टेंस का मतलब कोई डिवाइस। क्वेश्चन ये है कि अगर हम इस कैपेसिटर में कोई डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस में डालेंगे, तो बल्ब की ब्राइटनेस बढ़ेगी या कम हो जाएगी?
ये भी एक क्वेश्चन है। इन अदर वेज ये पूछा जा रहा है कि कैपेसिटेंस बढ़ाने पर, कैपेसिटेंस को बढ़ाएंगे तो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब पर क्या फर्क पड़ेगा, बिकॉज डाइलेक्ट्रिक डालने से बेसिकली कैपेसिटेंस बढ़ाओगे। डाइलेक्ट्रिक बढ़ाए या प्लेट्स को पास में लाएं, अल्टीमेटली एम तो यही है कि कैपेसिटेंस बढ़ाया जाए। तो कैपेसिटेंस के इंक्रीज होने से यहाँ पर ब्राइटनेस पर क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि यहाँ के वोल्टेज पर क्या फर्क पड़ेगा, बिकॉज बल्ब की ब्राइटनेस डायरेक्टली उसके वोल्टेज से रिलेटेड, जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा ब्राइट। तो बढ़ेगी ब्राइट। देख, हाँ जी, देखो क्या होगा। सर ओमेगा इसमें मायने रखता है, लो ले रहे कि नहीं, ना ओमेगा नहीं, एक मतलब ओमेगा फिक्स नहीं, ओमेगा फिक्स है, ओमेगा की कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू है, हम कैपेसिटेंस चेंज कर रहे हैं। सिर्फ कैपेसिटेंस बढ़ा रहे, ओमेगा कांस्टेंट है, अब वो कोई भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है। तो सीधा सा आंसर देखिए ना, आप एक लॉजिक लगाओ यार, कैपेसिटेंस बढ़ा रहे हो आप, करंट पर क्या फर्क पड़ जाएगा आप बताएं। अगर आप कैपेसिटेंस को बढ़ाएंगे तो करंट पर क्या फर्क पड़ जाएगा, सिंपल सा आंसर देखिए, अगर हम कैपेसिटेंस को बढ़ा रहे हैं यानी 1/ओमेगा c कम कर रहे हैं तो करंट बढ़ेगा। इसका मतलब जितनी ज्यादा कैपेसिटेंस उतना ज्यादा करंट, जितनी ज्यादा कैपेसिटेंस उतनी ज्यादा करंट। तो ऑब्वियसली अगर कैपेसिटेंस बढ़ेगी तो और ज्यादा करंट आएगी, जितनी ज्यादा करंट आएगी ब्राइटनेस उतनी ज्यादा होगी। तो अल्टीमेटली क्या करोगे ना, एग्जाम्स में आपको बस ये थोड़ा सा ना कॉन्सेंट्रेट होकर के और प्रॉपरली देख करके आंसर दीजिएगा। जो पूछा जा रहा है उसको इतना ब्लाइंडली नहीं करना, थोड़ा सा टाइम लो, फॉर्मूले को देखो और देन आंसर दो, इसका क्या है। सेम वे आप आरएल सर्किट्स को भी कर सकते हो, सेम वे आरएल सर्किट्स। एल और आर सेम वे आरएल सर्किट्स। तो आई नॉट निकालना है मेरे को, बिकॉज इस बार कोई कैपेसिटेंस नहीं है, तो आप ओमेगा इंटू सी बिकम्स, मतलब जो रिएक्टेंस है एक में ध्यान दीजिए क्या चीज जीरो करेंगे। अगर कैपेसिटेंस नहीं है सर्किट में तो लो कैपेसिटेंस मींस लो कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एंड दैट मीन्स आप XC विच इज 1/ओमेगा c ये जीरो करेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि कैपेसिटेंस नहीं है तो C को जीरो कर देते, बट वो प्रॉब्लम फंस जाएगी। आप C को जीरो करोगे XC इनफाइनाइट हो जाएगा। वो गलत चीज है। जो एलिमेंट मिसिंग है उसके रिएक्टेंस को जीरो करें, ना कि एलिमेंट को जीरो करें। तो यहां से आई नॉट की जो वैल्यू बनेगी आपकी, आई नॉट ई नॉट डिवाइडेड बाय रूट आर स्क्वायर 1/ओमेगा c पूरा जीरो करेंगे, ये पूरा टर्म जीरो करेंगे, तो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर और tan फाइ नॉट अगेन 1/ओमेगा c कंप्लीटली जीरो हो जाएगा, तो tan फाइ नॉट ओमेगा एल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आर। तो इससे इसका आंसर आ जाएगा। और सेम वे अगर आपसे कहा जाए कि यहां पर मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगी, तो वोल्टेज ऑफ इंडक्टर क्या होगा, वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा मैक्सिमम। तो इसके आंसर देना भी आसान है, ये सिंपली करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, और ये भी करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, बट रेजिस्टेंस की जगह पर मैक्सिमम वोल्टेज इज I इंटू आर,
बट इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए रेजिस्टेंस की जगह पर उनका रिएक्टेंस पुट करेंगे एक्सएल, एंड एक्सएल हमको पता है कि एक्सएल जो है दैट मींस इंडक्टिव रिएक्टेंस, दैट इज ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई एल। ये इसका मैक्सिमम वोल्टेज। और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत हुआ है, सिंपली इंडक्टर का वोल्टेज निकालने के लिए आप लगाओगे L इंटू डी आई बाई डी टी लगाओगे, आप अपने आप देख लें। तो जैसे ही इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आई नॉट पहले से बाहर है, डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा भी बाहर आ जाएगा। तो हम कोई खतरनाक चीज नहीं पढ़ रहे हैं आपसे कि ना समझ में। एल आई नॉट पहले था, ओमेगा बाहर हो गया, और डिफरेंशिएशन के बाद वो कॉस हो गया। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू ये है आई नॉट इंटू ओमेगा एल। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसा कोई मैथमेटिकल स्टेप यूज किया जा रहा है जो समझ में आए। इट इज सिंपली एल डी आई बाई डी टी। अब इसमें आप बताएंगे जरा कि वर्बली अगर चीजें समझ आती है। सपोज ओमेगा जीरो, बताओ ओमेगा जीरो मतलब कि इनफाइनाइट टाइम पीरियड, नथिंग इज चेंजिंग, डीसी सर्किट पर आगे करंट आएगा या नहीं आएगा सर्किट पे अगर ओमेगा जीरो कर दे? फॉर्मूले से भी देख सकते हो, इधर से देख, चाहे जैसे देख लो आप। अगर आपको लॉजिक नहीं समझ में आ रहा तो फॉर्मूला देखिए, ओमेगा जीरो मैक्सिमम करंट आएगा। मैक्सिमम, हाँ राइट। तो वो तो होता ही भी है, क्योंकि जो इंडक्टर होता है वो डीसी सर्किट्स में एक वायर का काम करता है। स्टेडी स्टेट आने पर इंडक्टर इज अ वायर। अभी रिसेंटली आपने आरएल सर्किट में ये बात पढ़ी थी। और ओमेगा इनफाइनाइट जब हो जाए, ओमेगा इनफाइनाइट मतलब इतना इतना फास्ट चेंजेस हो रहे हैं कि इंडक्टेंस के रिएक्टेंस काफी हाई है, बिकॉज ये तो चेंज ऑफ करंट को ही अपोज करता है। तो ओमेगा इनफाइनाइट जीरो करंट अलाउ नहीं होगी इसमें। ये सब ग्राफ के क्वेश्चंस के लिए होते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चंस को हेल्प करने के लिए होते हैं। लो फ्रीक्वेंसीज पर कहां पर ज्यादा वोल्टेज आएगी, रेजिस्टेंस पर या फिर इंडक्टेंस पे? तो अगर ओमेगा जीरो है, आप ऐसे देख लो ओमेगा जीरो, तो करंट तो फ्लो करेगा। ओमेगा जीरो मतलब करंट आएगी, और अगर करंट आएगी तो यहां पर वोल्टेज आएगा, और अगर यहां पर वोल्टेज आएगा तो यहां पर नहीं आएगा, बिकॉज अगर ओमेगा जीरो है, ओमेगा जीरो, तो इंडक्टर का वोल्टेज जीरो। मतलब अगर आप ओमेगा इक्वल टू जीरो लेंगे तो यहां पर ई नॉट का वोल्टेज मिलेगा, और ओमेगा इक्वल टू जीरो लेंगे तो यहां पर इंडक्टर की वोल्टेज जीरो होगी। ओमेगा इनफाइनाइट रखेंगे तो इनफाइनाइट ओमेगा मतलब जीरो करंट, जीरो करंट मतलब यहां पर कोई वोल्टेज नहीं, रेजिस्टेंस का वोल्टेज जीरो हो जाएगा। और जब यहां जीरो होगा तो फिर यहां पर ई नॉट रहेगा। ग्राफ के लिए बता रहा हूं आपको, ग्राफ के क्वेश्चंस भी आते हैं ना, तो उसके लिए। ठीक है, आगे बढ़े अब। यस यस चलिए ठीक है जी, आगे देखो। ऐसे मतलब दो एग्जांपल दिए आपको कि आरसी भी कर सकते हो, आरएल भी कर सकते हो, एलसी भी कर सकते हो। अगर एलसी सर्किट है तो आर जीरो हो जाएगा। तो एक जनरलाइज फॉर्मूला पढ़ना ज्यादा अच्छा है, मल्टीपल फॉर्मूले से तो बेटर है। नाउ एक पॉइंट और आपको बता दें, हालांकि ये पता होगा, 100% पता होगा कि ये जो डिनोमिनेटर में पूरी चीज रखी गई है,
मतलब रूट ऑफ आर स्क्वायर एंड प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का स्क्वायर। इसको भी आप एक स्पेसिफिक नाम से बुलाते हैं, कैपिटल है, इम्पीडेंस के नाम से। सर्किट का इम्पीडेंस हुआ ये ऑफ दैट सर्किट, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। और ये जो ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी है, ओमेगा एल, कभी कभी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं क्योंकि नाम नहीं पता होता। ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी, इस पूरे टर्म को रिएक्टेंस कहा गया, रिएक्टेंस ऑफ सर्किट। तो लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़ना होगा क्वेश्चन को। रिएक्टेंस ऑफ सर्किट का मतलब इंडक्टर कैपेसिटेंस के रिएक्टेंस का कॉम्बिनेशन। और कैपिटल आर इज जस्ट कॉल्ड एज रेजिस्टेंस और Z इज ए इम्पीडेंस। तो अगर मैं वर्ड्स के फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि इम्पीडेंस का स्क्वायर बराबर रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस रिएक्टेंस का स्क्वायर। वर्ड्स के फॉर्म में लिखा है सो दैट कि याद रहे। स्क्वायर ऑफ इम्पीडेंस बराबर स्क्वायर ऑफ रेजिस्टेंस प्लस स्क्वायर ऑफ रिएक्टेंस। नाउ अब एक सिचुएशन कंसिडर करो आप। लेट आर एल सी, ये सारे के सारे फिक्स वैल्यूज, इनकी वैल्यूज में कोई चेंजेस करना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, और ओमेगा को चेंज कर रहे हो आप। तो कौन से ओमेगा पर, कौन सी ओमेगा की वैल्यू पर आई नॉट की सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, ये आपका क्वेश्चन है ना। फॉर विच ओमेगा आई नॉट इज द लार्जेस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ये क्वेश्चन है। सर 1/√LC, जब एक्सएल एक्सी के इक्वल। राइट, तो ये सिंपल है कि आई नॉट को लार्जेस्ट करना है। लार्जेस्ट करना है तो डिनोमिनेटर को लोवेस्ट करिए। लार्जेस्ट आई नॉट मतलब लोवेस्ट ये वैल्यू, और इसकी लोवेस्ट वैल्यू करने के लिए आप ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी को जीरो करेंगे। तो आंसर इज व्हेन ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी इज जीरो एंड दैट मीन्स कि ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC। और इसको अल्टरनेटिव सर्किट्स में आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के नाम से भी पढ़ते हो। सर्किट रेजोनेंट स्टेट पे है, रेजोनेंस का फिनोमेना किसी भी सर्किट में या फिर ऑसिलेशन में। रेजोनेंस इन ऑसिलेशन सिंपली मींस मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड, सीधा सा रूल है इसका। रेजोनेंस वर्ड फिलहाल के लिए अगर आपको सुनना है किसी भी सर्किट में, तो वो फ्रीक्वेंसी जब करंट अपने लार्जेस्ट वैल्यू पर आ जाए, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू पर आ जाए करंट, तो आप कह सकते हो कि ये फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस। तो इसको ओमेगा आर से डिनोट कर लेना जस्ट अवॉइड करने के लिए, बिकॉज ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ओमेगा आर 1/√LC। एंड देन अगर इसके बेसिस पर हम करंट का ग्राफ लेते हैं ओमेगा के साथ में, आई नॉट का ग्राफ और ओमेगा के साथ, एलसीआर सर्किट से, एलसीआर सर्किट हो रहा है कंबाइंड, एलसीआर तीनों है। तो एलसीआर सर्किट्स में जब आप ओमेगा को जीरो पुट करेंगे, ओमेगा इक्वल टू जीरो, तो ओमेगा इक्वल टू जीरो और यहां पर ओमेगा इक्वल टू जीरो, तो 1 बाई ओमेगा सी इज इनफाइनाइट, डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट, ओमेगा एल जीरो। आई नॉट कितना हो जाएगा देखिए आप, वैल्यू ऑफ आई नॉट इफ ओमेगा इज जीरो, जीरो आएगा करेक्ट है, जीरो फॉर्मूला देखो ना आप, यहाँ पर ओमेगा को जीरो करेंगे तो 1/ओमेगा सी इनफाइनाइट हो गया, तो डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट वैल्यू है, आई नॉट जीरो। और एक्सपेक्टेड भी है भाई, ओमेगा जीरो मतलब डीसी सर्किट्स, और डीसी सर्किट्स में अगर कैपेसिटेंस लगा हुआ है तो करंट नहीं अलाउ करता। और अगर ओमेगा इनफाइनाइट है तो ओमेगा इनफाइनाइट, तो यहां पर इनफाइनाइट हो जाएगा, ओमेगा इनफिनिटी मतलब ओमेगा एल इनफाइनाइट होगा।
और अगर ये इनफाइनाइट हो गया तो भी हमारा आई नॉट 0 हो गया। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है आपका, लाइक इंक्रीजिंग एंड देन इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, फिर से 0 की तरफ आता है। और यही वो मैक्सिमम आई नॉट दिखा रहे हो आप, मैक्सिमम आई नॉट, जिसके लिए ओमेगा की वैल्यू 1/√LC है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ये। यहां पर जो करंट 0 हुआ, यहां पर 0 करंट कैपेसिटेंस की वजह से हो रहा है, और यहां पर 0 करंट इंडक्टेंस की वजह से हो रहा है, बिकॉज ओमेगा इंफिनिटी पर ओमेगा इंटू एल ये इनफाइनाइट हो रहा है, और ओमेगा 0 पर 1/ωc इनफाइनाइट हो रहा है। तो कैपेसिटेंस की वजह से 0 करंट, यहां इंडक्टेंस की वजह से 0 करंट। आप ये भी कह सकते हो कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बाद इंडक्टेंस डोमिनेट करता है, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से पहले कैपेसिटेंस डोमिनेट करता है। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बाद अगर इंडक्टेंस का डोमिनेंस है, इंडक्टेंस डोमिनेट कर रहा है, तो करंट लैग करेगा, यानी कि करंट को आप कह सकते हो कि ये ईएमएफ से लैग करता है। और जब कैपेसिटेंस डोमिनेट कर जाए, यानी कि इंडक्टेंस वीक पड़ जाए, कैपेसिटेंस डोमिनेट कर जाए, तो हम कहते हैं कि करंट लीड करता है। और ये क्लियर भी है, देखो आपको बताता हूं कैसे क्लियर है ये। tan फाई का फॉर्मूला है ओमेगा एल माइनस 1/ωc। सो tan ऑफ फाई इक्वल्स टू ओमेगा एल माइनस 1/ωc। इसमें से हम ओमेगा को कॉमन कर दें, या एल को कॉमन कर लीजिए, एल कॉमन। तो एल अगर कॉमन हो गया तो ये बनेगा ओमेगा माइनस 1/ωLC, मतलब ये कुल मिलाकर बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा रेजोनेंट स्क्वायर। एक बार आप चेक करो ये चीज बनेगी कि नहीं बनेगी। अगर एल कॉमन ले ले तो ये बना ओमेगा माइनस 1/ωCL डिवाइडेड बाय आर, और 1/LC को हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर लिख सकते हैं। 1/LC इज स्क्वायर ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो जो 1/LC बनेगा, इसको लिख सकते हैं ओमेगा रेजोनेंट का स्क्वायर, और फिर ये ओमेगा स्क्वायर इधर ले गए और नीचे ओमेगा इंटू आर। एक गलती हो रही है, यहाँ पर ओमेगा आ रहा है। ठीक है, बोलो भाई जल्दी। यस सर। ठीक, आप नोटिस करिए, अगर आप ओमेगा की वैल्यू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रखते हो, राइट साइड, व्हेन ओमेगा मोर देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, पॉजिटिव आंसर आ रहा है यहाँ। फाई की वैल्यू पॉजिटिव, और फाई की अगर हम यहाँ पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो इसका मतलब करंट लैग करेगा। ओमेगा रेजोनेंट से कम रखिए, इधर ओमेगा लेस देन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, नेगेटिव वैल्यू आएगी फाई की नेगेटिव वैल्यू यहां पर पॉजिटिव हो जाएगी, करंट लीड कर चुका है। और ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर विच इज एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, फाई की वैल्यू 0, फाई 0, करंट और ईएमएफ सेम फेज में आ गए। ठीक है, पॉइंट यहां तक। ये सब भी क्वेश्चंस हैं, सब सारे क्वेश्चंस बनते हैं। करेक्ट है भाई, बताओ कुछ डाउट वगैरह हो? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया, राइट। 2-3
और चीजें हैं जिसको पूछा जा सकता है, which is मेजरमेंट्स, एसी के मेजरमेंट्स। तो ये पहले तो आपको बताया जाए कि जो मेजरमेंट करते हो एसी में, मतलब करंट या वोल्टेज की, पहली बात तो वो डन है, दैट इज डन बाय, उनका एक अलग से नाम है, दे आर कॉल्ड हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। क्लास 12 के बोर्ड सिलेबस में एक टॉपिक होता है विच इज कॉल्ड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वो मैग्नेटिज्म के चैप्टर बताया जाता है। देखिए जो गैल्वेनोमीटर्स होते हैं या जितने एमीटर या वोल्टमीटर्स होते हैं, उनमें जो डिफ्लेक्शन थीटा है वो प्रोपोर्शनल टू आई पढ़ते हो अगर इट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। Then we say that कि deflection of galvanometer is proportional to the current। एक और टॉपिक होता है, ये सब सिलेबस के बाहर की चीजें हैं, नॉलेज के लिए है, एक होता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, जहां पर tan of theta is proportional to I। और तीसरा हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स, HWI लिख रहे हैं, HWI फॉर द हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, HWI। इनमें यह कहा जाता है कि जो पॉइंटर्स के डिफ्लेक्शन है दे आर प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। मतलब ये हीटिंग इफेक्ट पे डिपेंड करते हैं। डिफ्लेक्शन करंट के हीटिंग फिनोमेना पर अब कैसे डिपेंड करता है वो हमारे सिलेबस का पार्ट अभी नहीं है कि ये इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चर कैसे किए जाते हैं, जैसे भी मैन्युफैक्चर किए जाएं, बट इनके पॉइंटर्स के डिफ्लेक्शंस हीटिंग इफेक्ट पे डिपेंड करते हैं और हीटिंग इफेक्ट हमेशा आई स्क्वायर पे आएगा। और इसीलिए इनमें जो पॉइंटर्स होते हैं उनमें मार्किंग इक्वल इंटरवल्स पर नहीं होती। लाइक अगर हमारा पॉइंटर 1 यहां पर लिखा है तो पॉइंटर 2 बहुत आगे लिखा हो, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 डिग्री के एंगल पर जाकर के 1 एम्पियर रीड करता हूं तो 40 डिग्री के एंगल पर जाकर के 2 एम्पियर रीड करेंगे, बिकॉज डिफ्लेक्शन थीटा आई के स्क्वायर पे, मतलब कि करंट डबल हुआ तो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन 4 गुना हो जाएगा। मतलब यहां पर नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग नॉन यूनिफॉर्म, जितना गैप 0 और 1 के बीच में है उससे 3 टाइम्स ज्यादा गैप 1 और 2 के बीच में, दे आर कॉल्ड हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। ये सिर्फ नॉलेज के लिए है आप। और ये एक्चुअल में करंट्स को मेजर भी नहीं करते। ये इंस्ट्रूमेंट एसी की जो मेजरमेंट्स होती है वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से नहीं की जा सकती। और क्यों नहीं की जा सकती? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से हम ऑल्टरनेटिंग करंट को क्यों नहीं मेजर कर सकते? बिकॉज थीटा प्रोपोर्शनल टू आई, और आई ऑल्टरनेटिंग, करंट ऑल्टरनेटिंग होगा तो कभी करंट क्लॉकवाइज कभी करंट एंटी क्लॉकवाइज, डिफ्लेक्शन कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज। तो पॉइंटर एक स्टडी स्टेट डिफ्लेक्शन दिखाएगा ही नहीं कभी। और इसीलिए टेंजेंट गैल्वेनोमीटर भी यूज नहीं करते, तो दोनों में आई है। जिसमें आई स्क्वायर है वहां पर करंट का पोलैरिटी चेंज भी हो जाएगा, तो थीटा की पोलैरिटी चेंज होगी नहीं, मतलब कि पॉइंटर का डिफ्लेक्शन परमानेंट एक डायरेक्शन में रहेगा। और ये आई स्क्वायर को मेजर नहीं करते, मैं फिर बोल रहा हूं आपसे, ये मेजर करते हैं करंट की आरएमएस वैल्यूज। सो ओनली आरएमएस वैल्यूज मेजर की जाती है। सर ये आरएमएस वैल्यूज इतनी जरूरी क्यों होती है? क्या चीज जरूरी? इसमें हीटिंग इफेक्ट के लिए, क्यों बता रहा हूँ आपको आरएमएस वैल्यू क्यों मेजर की जाती है वो बताते हैं। अभी इसको हटा दे, बाद में वापस लिख लेंगे जरूरत पड़ेगी तो, बट अभी हटा देते हैं इसको। देखिए किसी भी रेजिस्टेंस में मान लो कोई रेजिस्टेंस आर है और उसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है और वो ऑल्टरनेटिंग करंट, मतलब कि फंक्शन ऑफ टाइम, सपोज दैट आई नॉट इनटू साइन ओमेगा टी, ऐसा कुछ करंट है।
तो जो हीटिंग इफेक्ट का फिनोमिना है, हम लोग पढ़ते हैं आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, आई स्क्वायर इंटू आर इज द रेट ऑफ हीट डिसिपेशन पावर। और क्योंकि आई फंक्शन ऑफ टाइम है, यानी कि पावर इज फंक्शन ऑफ टाइम, तो टोटल हीट लॉस कैलकुलेट करनी होगा आपको, एच फॉर द हीट लॉस, एच फॉर हीट लॉस बराबर पावर विच इज फंक्शन ऑफ टाइम इंटू डी टी, और ये इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू टी, तो मुझे पावर आएगी, तो हीट कैलकुलेट होगी। ठीक है यहां तक? Yes, sir. अब याद करिए डेफिनेशन ऑफ IRMS, जो अभी लेक्चर के बिगिनिंग में दिया था मैंने आपको। इट इज ऑलवेज डिफाइंड एज स्क्वायर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी। हमने EMF के लिए लिखा था, बट सेम आप करंट के लिए भी लगा सकते हो। दैट इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर RMS वैल्यू। सो IRMS का स्क्वायर करें अगर, स्क्वायर ऑफ IRMS, तो ये स्क्वायर रूट चला जाएगा और ये बनेगा आपके लिए 0 टू टी आई स्क्वायर डी टी, और डिनोमिनेटर में जो टी है उसको लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, टी को लेफ्ट साइड, और दोनों तरफ आर मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों साइड रेजिस्टेंस आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी और इधर भी। सो अगर मैंने ये पूरी चीज देखी जाए, ये राइट हैंड साइड पे जो चीज लिखी है, ये बेसिकली हीट लॉस लिखा है। यानी कि ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स में जो हीट लॉस का फॉर्मूला बन रहा है, हीट लॉस इन ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स इज IRMS स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू टी। तो बिकॉज हीटिंग इफेक्ट is a function of RMS values, and these instruments works on the heating effect phenomena. They are simply related with the RMS values. कोई डाउट? नो सर। ठीक है, ओके। तो ये भी अपने आप में काफी यूजफुल फॉर्मूला है, मतलब यूज करने के लिए, पर इसको हम बाद में डिस्कस कर रहे थे पावर के नाम से, अभी कोई बात नहीं। अब मेरा पॉइंट ये है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस तीनों का सर्किट लिया मैंने और उसको एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज से लगाया, और फिर हमने क्या किया, यहां पर एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया V1, यहां एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया V2, यहां पर एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया V3, और कुछ और वोल्ट मीटर लगा रहे हैं। एक वोल्ट मीटर लगाया जो रेजिस्टेंस से इंडक्टर तक पूरा जाएगा, V4, रेजिस्टेंस टू इंडक्टर V4। सपोज एक और वोल्ट मीटर लगा देते, एक और वोल्ट मीटर लगा देते हैं जो रेजिस्टेंस से कैपेसिटेंस तक जाएगा, V5, और
इस तरीके से हम कितने भी वोल्ट मीटर लगा सकते हैं। तो लॉजिक पकड़ लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब मान लो आपसे कहा जाए, लाइक कुछ ऐसा कहा जाए कि V1 इज 3 वोल्ट, V2 4 वोल्ट एंड V3 8 वोल्ट। मान लो आपसे कहा जाए कि ये हमारे रीडिंग्स आ रहे हैं, मतलब यहां पर जो वोल्ट मीटर लगाया है उसने जो रीडिंग प्रोवाइड की है वो 3 वोल्ट की दी है, इस वोल्ट मीटर ने जो रीडिंग दी है वो 4 वोल्ट की दी, और इस वोल्ट मीटर ने जो रीडिंग प्रोवाइड की है वो 8 वोल्ट की दी। तो ये कौन सी वैल्यूज बताई गई है आपको? तो रीडिंग्स का मतलब ये हमें क्या प्रोवाइड किया जा रहा है? 3 वोल्ट 4 वोल्ट क्या बताया जा रहा है मुझे? तो रेजिस्टेंस का मैक्सिमम वोल्टेज बता रहे हो या रेजिस्टेंस की आरएमएस वैल्यू का बता रहे हो, वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू? तो जो भी मेजरमेंट्स है ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स में, जितने भी मेजरमेंट्स होंगे वो हमेशा ही आपको आरएमएस वैल्यूज बताएंगे, which means कि 3 volt is the RMS value of a voltage across the resistance, 4 volt is RMS of voltage across capacitance, and 8 volt RMS of voltage across inductance. इसका मतलब रेजिस्टेंस का मैक्सिमम वोल्टेज क्या रहा होगा? अगर ये उसके RMS वैल्यूज हैं जो कि मैक्सिमम में डिवाइडेड बाय √2 है, तो मैक्सिमम वोल्टेज रेजिस्टेंस के केस में 3 इंटू √2, कैपेसिटेंस के केस में 4 इंटू √2 और इंडक्टेंस के केस में 8 √2। ये एक पहला पॉइंट हो गया, बिकॉज हमने मेजरमेंट आरएमएस की थी। नाउ आगे के क्वेश्चंस ये हैं, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ V5? क्या रीड करेगा वो? व्हाट इज द रीडिंग ऑफ V4? कंसेप्ट को समझना पड़ेगा इसमें। रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, पहले मैं V5 की बात करता हूँ, V5 या V4 की ही बात करें तो देखिए जो V4 है वो इस पूरे कॉम्बिनेशन का वोल्टेज हो गया V4, बिकॉज R और L के बीच में लगा है, दैट मींस ये इन तीनों का कंबाइंड वोल्टेज है। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि वो डायरेक्टली इस सोर्स के वोल्टेज को मेजर कर रहा होगा? जो V4 आप देख रहे हो, क्योंकि अगर V4 का टर्मिनल यहां पर है तो ये टर्मिनल तो सोर्स से भी कनेक्ट हो रहा है, और V4 का दूसरा टर्मिनल वो भी सोर्स से कनेक्ट हो रहा है। तो V4 और हमारा सोर्स ऑफ EMF पैरेलल में है, इसका मतलब V4 यहां की वोल्टेज को रीड कर रहा होगा। यस सर। तो अगर ये E0 साइन ओमेगा t है, अब बहुत ध्यान से सुनने वाला पॉइंट है, अगर V4 E0 साइन ओमेगा t है तो V4 क्या रीड करेगा? V4 की वैल्यू क्या हुई? आरएमएस वैल्यू रीड करनी है मेरे को। तो V4 इस वाले EMF की आरएमएस वैल्यू जो कि E0 डिवाइडेड बाय √2। बट हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी, दैट I0 वाज इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस आई थिंक ओमेगा L माइनस ओमेगा C का स्क्वायर। तो यहां से हम V4 को लिख सकते हैं दैट V4 इज इक्वल टू E0 बाय √2 इज बेसिकली I0, यहां से E0 की वैल्यू मिलेगी, तो I0 बाय √2 टाइम्स रूट ऑफ और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। अब जो मैं स्टेप करूंगा, मतलब एक दो स्टेप मैं डायरेक्ट करूंगा, आपको पकड़ना होगा।
इट इज आई नॉट आर, इसको अंदर लेके जाएंगे और √2 को भी अंदर लेके जाएंगे, आई नॉट आर बाय √2 का स्क्वायर। चेक कर लेना अगर सही लिख रहा हूं तो। आप क्रॉस चेक कर लो, अगर सही लग रहा हो तो आगे बढ़े, नहीं तो फिर रोक लेंगे सर। यस सर। सही है सर। यस सर। नो, अब आई नॉट इंटू आर क्या है? आई नॉट इंटू आर, क्या ये रेजिस्टेंस का मैक्सिमम वोल्टेज नहीं? मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय √2। क्या ये पूरी चीज रेजिस्टेंस की आरएमएस वोल्टेज नहीं हो गई? और आई नॉट इंटू ओमेगा एल, इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ इंडक्टर बाय √2। इंडक्टर का आरएमएस वैल्यू हुआ, ये कैपेसिटेंस की आरएमएस वैल्यू हुई, और इन्हीं वैल्यूज को तो V1, V2, V3 कहा जा रहा है। एंड दैट मीन्स कि V4 इज स्क्वायर रूट ऑफ, दिस इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस वोल्टेज, जिसको के मेजरमेंट करेंगे तो V1 प्लस आई नॉट ओमेगा एल बाय √2 माइनस आई नॉट बाय √2 ओमेगा सी, ये V2 और V3 है। तो आपको याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं कि ये रिजल्ट कैसे याद किया जा सकता है कि वोल्टेजेस डायरेक्टली कंबाइंड नहीं हो रहे। ऐसा नहीं हो रहा कि यहां का वोल्टेज, यहां का वोल्टेज, यहां का वोल्टेज आप डायरेक्ट कंबाइन करोगे। वोल्टेजेस डायरेक्ट कंबाइंड हो ही नहीं रहे, उनका रिलेशन कुछ और है, वो कुछ पाइथागोरस थ्योरम बना रहे हैं। वोल्टेजेस पाइथागोरस थ्योरम की तरीके से चल रहे हैं। तो ये आपको ये भी एक रिजल्ट अपने माइंड में रखना होगा कि हम सिंपली वोल्टेजेस को नहीं ऐड करते हैं, उनका ऐड करने का तरीका कुछ अलग है। V4 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 माइनस V3 होल स्क्वायर, और इसको जनरलाइज कर सकते हो। तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन में V4 क्या रीड कर रहा होगा? तो आंसर हो गया, देखिए V1 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस V2 माइनस V3 4 माइनस 8 का स्क्वायर, यानी अल्टीमेटली मेरा आंसर हुआ V4 5 वोल्ट आएगा। सर ये किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की कैलकुलेशन जैसा है? हाँ, ये एक्चुअली ऐसे होता है, मतलब ये तो आपको बताया कि ये ऐसे हो रहा है, सब्जेक्टिवली ऑब्जेक्टिवली बता दे रहा हूँ। ये तो मैं आपको सिर्फ रियलाइज करा रहा था कि वोल्टेज डायरेक्ट ऐड नहीं करना, ये गलत कंसेप्ट है ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स के। अब आपको बताते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ है। देखिए, एक पॉइंट जो मैंने पढ़ाया नहीं है इस लेक्चर में, बट आपको 12th क्लास में एक बात ये बताई जाती है कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, मतलब सेम डायरेक्शंस में होते हैं। कैपेसिटेंस में करंट 90 डिग्री लीड करता है वोल्टेज से, ऐसा बताया जाता है आपको। और इंडक्टेंस में करंट लैग करता है, वो एक्सपेक्टेड भी है। इंडक्टेंस का काम चीजों को डिले करने का है।
शायद ये आपको पता होगा, ये मैंने डिस्कस नहीं किया, बट हो सकता आइडिया रहा हो आपको कि रेजिस्टेंस में वो सेम फेज में, कैपेसिटेंस में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस और इंडक्टेंस में करंट और वोल्टेज 90 डिग्री के डिफरेंस पे होते हैं, लेकिन करंट लैग करता है इसमें। तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले करंट प्लॉट किया, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में आप रेजिस्टेंस की वोल्टेज प्लॉट कर दें, यानी कि V1। कैपेसिटेंस का वोल्टेज करंट से 90 डिग्री नीचे, यानी कि V2, और इंडक्टर का वोल्टेज करंट से 90 डिग्री ऊपर, यानी V3। मतलब कि जो वोल्टेजेस हैं वो वेक्टोरियली कंबाइंड हो रहे हैं, वेक्टर कॉम्बिनेशन है इनका, नॉर्मल कॉम्बिनेशन नहीं है कि V1 प्लस V2 प्लस V3 कर दिया, नहीं, ये कॉम्बिनेशन वेक्टर जैसा कॉम्बिनेशन आ रहा है, जिसमें V1 एक वेक्टर होगा, V2 एक वेक्टर होगा, V3 एक वेक्टर होगा। ये वेक्टर्स कौन से डायरेक्शंस में होंगे, तो वेक्टर्स कौन सी डायरेक्शंस में होंगे वो डिपेंड करता है एलिमेंट कौन सा है। रेजिस्टेंस की वोल्टेज का वेक्टर करंट की डायरेक्शन में, कैपेसिटेंस की वोल्टेज का वेक्टर करंट से 90 डिग्री नीचे की तरफ, और इंडक्टर का वोल्टेज करंट से 90 डिग्री ऊपर की तरफ। और इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना होगा आपको, रिजल्टेंट ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स। तो इन्हीं का रिजल्टेंट आ रहा है एक्चुअल में। पहले आप V2 और V3 का रिजल्टेंट लाओगे, तो वो रिजल्टेंट यहां पर हम लिख सकते हैं V2 माइनस V3, रिजल्टेंट ऑफ दीज टू। और इस रिजल्टेंट का और V1 का फाइनल रिजल्टेंट, ये मेरा V4 बन रहा है। ये थोड़ा टफ है, वोल्टेज कॉम्बिनेशन टफ, वोल्टेज कॉम्बिनेशन थोड़ा स्लाइटली टफ है, कि नॉर्मली नहीं आ रहा कि हम 3 + 4 + 8 कर दें, वो नहीं बन रहा है यहाँ पर। इनको वेक्टर के तरीके से रिप्रेजेंट करने के बाद रिजल्टेंट लाना पड़ेगा, और वेक्टर से जब रिप्रेजेंट करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है, कि वोल्टेजेस की क्या डायरेक्शन दिखाई जा रही है, और वो डायरेक्शन आप इस रूप से देख सकते हो। सर इसको वेव्स के सुपरइम्पोजिशन की तरह कर सकते हैं? नहीं, हाँ वो भी है, फेजर मेथड है बेसिकली। यस सर, हाँ ऐसे वेव्स चलती हैं। राइट। अब जैसे V5 चाहिए आपको, एक बार देखो फाइनली V5, तो V5 R और C का कॉम्बिनेशन है, सुन लेना स्टेटमेंट। V5 इज कॉम्बिनेशन ऑफ R एंड C, यानी कि V1 और V2 का वेक्टोरियल कॉम्बिनेशन। V5 combination of V1 V2, but it is not the simple combination, it is a vector combination। और जब V1 V2 का वेक्टर कॉम्बिनेशन लेंगे, V1 और V2 का वेक्टर कॉम्बिनेशन, तो इसका मतलब V5 क्या रीड कर रहे होंगे यहाँ पर, which is the vector combination of V1 V2 is root of, क्योंकि V1 V2 वेक्टर्स 90 डिग्री के एंगल पर, और ये वैल्यू कितनी आएगी, √V1² + V2², ये भी 5 वोल्ट आ रहा है, बड़ा अजीब है। ये वोल्ट मीटर भी 5 को रीड कर रहा है, ये वोल्ट मीटर भी 5 को रीड कर रहा है। अगर मैं कोई वोल्ट मीटर कैपेसिटेंस और इंडक्टर के कॉम्बिनेशन पे लगाऊं, कैपेसिटेंस इंडक्टर कॉम्बिनेशन पर कोई V6 लगाऊं, तो V6 कैपेसिटर और इंडक्टर के वोल्टेजेस का वेक्टर रिजल्टेंट, 4 और 8 का वेक्टर रिजल्टेंट, और ये वेक्टर्स अपोजिट वेक्टर्स, 4 और 8 अपोजिट वेक्टर्स, आंसर हो जाएगा 4 वोल्ट। देखो पहले तो आपने सब्जेक्टिवली किया, सब्जेक्टिवली करने के बाद ऐसा लगा कि यार ये तो वेक्टर जैसी चीजें हो रही हैं,
तो क्यों ना वेक्टर मान करके ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर ले। तो वही अप्रोच आगे ऑब्जेक्टिवली यूज कर दी कि V1 V2 V3 को वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करिए और वोल्टमीटर जिस कॉम्बिनेशन पर लगा है उनके वोल्टेजेस को वेक्टोरियली कंबाइंड करके आंसर ले आइए। ठीक है ऐसे। यस सर। चलिए ठीक है जी, फिर बाकी बचा हुआ पोर्शन कल कंटिन्यू कर देंगे। कुछ पैरेलल सर्किट्स पढ़ा देंगे आपको कल, हालांकि मेंस के लिए मोर देन इनफ है, बट फिर भी पैरेलल सर्किट्स कल बता देंगे। थैंक यू वेरी मच। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी। थैंक यू।